यदि चाहते हो बोर्ड एग्जामिनेशन का टॉपर बनना तो डीजे सर चैनल से जरूर है पढ़ते रहना। डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम आप सभी लोगों का। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। रात्रि के देखिए यहाँ पर 9:40 हो गए हैं और आप सभी लोगों के लिए जो कंटेंट है वो स्टार्ट किया गया है। और ये नागरिक शास्त्र का कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रयागराज है, उसने इस पेपर को सुझाया हुआ। ऑडिशंस, ये मेरा पेपर नहीं है। देखिए, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रयागराज ने जो पेपर दिया हुआ है, मैं उसका फुल सॉल्यूशन जो है आप लोग को प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिएगा। और जैसे देखिए, थोड़ा सा ये मौसम की बीमार है इस समय, और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हुए अपने पूरा जो है जबरदस्त तरीके से स्टडी कीजिए डीजे सर चैनल के साथ जुड़कर। और ये पूरा का पूरा व्याख्यान वाला सीरीज एडिशंस मैं करूंगा अभी आप सभी लोग के लिए स्टार्ट। तो चलिए, आपके समय को न वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए नागरिक शास्त्र का ये महत्वपूर्ण सेशन। ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पेपर। यहाँ से प्रश्न जो है आपके प्री बोर्ड में देखने को जरूर मिलेंगे 2023-24 में, यदि आप बैठने वाले हैं तो ठीक है। और चलिए करते हैं स्टार्ट। अनुदेशन की बात जो होती है इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से आप सभी लोग। और कितने शब्दों में किन प्रश्नों का उत्तर देना है ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने शब्दों का कहे डिस्टेंस उसी के इर्द गिर्द आपको लिखना है। मैंने पहले ही आपको बताया कि मन से लिखिए, मनमानी मत लिखिए, ठीक है। चलिए, इसी उद्देश्य के साथ हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा का पूरा खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। लेसन देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला में जब हम लोग बढ़ते हैं तो देखिए पहला प्रश्न क्या है आप सभी लोगों का नागरिक शास्त्र का। निम्नलिखित में से कौन सी संधि परमाणु निःशस्त्रीकरण से संबंधित है? प्रश्न को ध्यान सुनिए। निम्नलिखित में से कौन सी संधि परमाणु निःशस्त्रीकरण से संबंधित है? स्टार्ट, एनपीटी, सॉल्ट, नाटो। इसमें देखिए ये जो प्रश्न है आप सभी लोगों का, यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन आपके लिए अलग से पीडीएफ बनाया गया है। और मैंने पहले ही बताया आप लोग को कि 950 690 285 7 नाम के नंबर पर आपको करना होगा एक छोटा सा मैसेज, ठीक है दोस्तों, इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए। तो चलिए, इंटरमीडिएट परीक्षा 2023-24 का ये विषय नागरिक शास्त्र है आप सभी लोगों का। और यहाँ पर जो है डिस्टेंस कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए हम लोग करते हैं इस महत्वपूर्ण सेशन को स्टार्ट। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर जो दिया गया है आप सभी लोगों का, ये पूरा इंस्ट्रक्शन की बातें हैं। खंड अ में जब आप बढ़ेंगे, देखिए बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला है यहाँ पर, ठीक है ना। जब बहुविकल्पी में आप बढ़ते हैं डिस्टेंस, देखिए पहला प्रश्न क्या था, तो एनपीटी। तो एनपीटी ही यानी संधि जो था परमाणु निःशस्त्रीकरण से संबंधित, तो एनपीटी है। एनपीटी जो है डिस्टेंस वो परमाणु हथियारों के अप्रसार पर संधि के लिए है। और यह संधि जो है परमाणु निःशस्त्रीकरण से संबंधित है। और इसका उद्देश्य जो है हथियारों के प्रसार को रोकना और परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग को बढ़ावा देना है, ठीक है डिस्टेंस। मुख्य रूप से इसी उद्देश्य से जो था इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे यहाँ पर हम लोग। और तो इसका मतलब एनपीटी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए डिस्टेंस, यहाँ पर जो प्रश्न था आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर एनपीटी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एनपीटी का फुल फॉर्म भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। दूसरा देखिए डिस्टेंस, प्रश्न क्या है आपका, वैश्वीकरण किस प्रकार की अवधारणा है? प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैश्वीकरण किस प्रकार की अवधारणा है? आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, बहुआयामी। तो देखिए डिस्टेंस, वैश्वीकरण अगर देखा जाए तो पूरे विश्व का एकीकरण। वैश्वीकरण का अगर संधि विच्छेद हम लोग देखें तो विश्व धन एकीकरण, यानी पूरे विश्व को एक आकार कर देना है, एक आकार मिला देना, वैश्वीकरण कहलाता है। और देखिए इसकी अवधारणा क्या है, इसकी देखिए महत्वपूर्ण देखा जाए तो बहुआयामी अवधारणा को ध्यान में रखते हुए जो है वैश्वीकरण को बनाया गया है, ठीक है, वैश्वीकरण को लाया गया। थोड़ा सा व्याख्यान भी देख लेते हैं डिस्कशन। देखिए ये है क्या वैश्वीकरण के बारे में थोड़ा सा। देखिए वैश्वीकरण अगर देखा जाए तो क्या है आपका, एक बहुआयामी आवरण है जिसमें क्या है डिस्कशन, आर्थिक, राजनीतिक और साथ ही साथ सांस्कृतिक पहलुओं को इसमें जोड़ा गया, ठीक है ना। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं को इसमें जोड़ा गया। जबकि देखा जाए तो यह अक्सर जो होता है डिस्टेंस आर्थिक एकीकरण के बारे में बात करता है। मुख्य रूप से देखा जाए तो बाजारों के अंतर संबंधों से, यानी देखा जाए तो एक देश जो है दूसरे देश से जो जुड़ रहे हैं, लगाव दिखा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो अंतर संबंधों को भी ये बताता है।
वैश्वीकरण में देखा जाए डिस्टेंस तो सीमाओं के पार विचारों और मूल्यों और साथ ही साथ जो सांस्कृतिक प्रथाएं हैं उनके प्रसार में भी ये जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वो एक दूसरे के साथ जो है खुल मिल रहे हैं लोग। देखिए केवल व्यापार बिजनेस के दृष्टिकोण से नहीं होता है चीजें, उसमें बहुत ही बहुआयामी बातें होती हैं। राजनीतिक और सामाजिक रूप से भी जो होता है एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ जुड़कर वो ताकतवर बनता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन दिया गया था बहुआयामी, इसका जो पूरा का पूरा जो उद्देश्य है ये आपका राइट हो जाएगा। डिस्कशन से बढ़ते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में अब अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए वायुमंडल में जो है ये क्या है, आप सभी लोगों का प्रश्न पहले देखा जाए यहाँ से। कथन के संदर्भ में कौन सही है, कौन सा कथन वायुमंडल के संदर्भ में सही है। देखिए वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा बढ़ रही है, वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा घट रही है, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा लगभग 58% है, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए डिस्टेंस यहाँ पर देखा जाए तो वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा जो है वो घट रही है, तो ऑप्शन नंबर ख जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए नाइट्रोजन गैस की मात्रा लगभग 58% नहीं बल्कि 70% है, तो तीसरे का विकल्प नंबर ख जो होगा वो राइट होगा। और इसके थोड़ा व्याख्यान को अगर हम लोग ध्यान दें तो देखिए इसमें जो है वायुमंडल में देखा जाए तो डिस्टेंस ओजोन गैस, ओजोन को हम लोग, ओजोन का जो फार्मूला होता है O3 होता है, ठीक है ना। देखिए O2 जो होता है वो ऑक्सीजन गैस का होता है, केवल O की बात किया जाए तो वो नवजात ऑक्सीजन होता है, और ओजोन जो होता है वो O3 होता है, ठीक है ना। ओजोन क्या होता है डिस्टेंस, देखिए रिक्तीकरण का एक प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दा है, ठीक है ना। और विशेषकर समताप मंडल में स्थित ओजोन परत में, देखिए समताप मंडल में स्थित एक ओजोन परत है जो सूर्य से निकलने वाली जो किरणें हैं अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी और अल्ट्रावायलेट सी, जिसे हम लोग पराबैंगनी ए, पराबैंगनी बी और पराबैंगनी सी के नाम से जानते हैं, ये हानिकारक जो याति किरणें, इन किरणों से जो होता है वो रक्षा करता है। उसमें जो डिस्टेंस सबसे खतरनाक है, सबसे डेंजरस जो है वो है अल्ट्रावायलेट सी, ठीक है डिस्टेंस। तो ये जो स्किन वाले समस्या है वो महत्वपूर्ण रूप से जो होगा ये जिम्मेदार होगा उसके लिए, तो ये उन्हें रोकने का कार्य करता है। देखिए डिस्टेंस हम लोग जब बढ़ते हैं यहाँ पर तो शाक थेरेपी का क्या मतलब होता है, ठीक है ना। शाक थेरेपी का क्या मतलब होता है, ये प्रश्न है हम लोगों का। प्रश्न देखा जाए थोड़ा इधर से भी कि जो ये प्रश्न है आप लोगों का, शाक थेरेपी का क्या अर्थ होता है। आघात पहुंचाकर उपचार करना, उपचार करके आघात पहुंचाना, निजीकरण को बढ़ावा देना, निजीकरण का विरोध करना। देखिए शाक थेरेपी का मतलब क्या था, आघात पहुंचाकर उपचार करना, ठीक है ना, किसी पीट कर उसका इलाज करना शाक थेरेपी कहलाता है दोस्तों, ठीक है ना। मतलब ये है देखा जाए तो ये आपका नागरिक शास्त्र के दृष्टिकोण से, सिविक्स के दृष्टिकोण से ये कहा जाएगा, ठीक है ना। तो आपका ये हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए अगला हम लोग का प्रश्न क्या है, पांचवा हम लोग का देखिए प्रश्न क्या है, आइए पेपर में प्रश्न में देखते हैं हम लोग। WSF का पूरा नाम क्या है, WSF का पूरा नाम क्या है। वर्ल्ड सोशल फोरम, वर्ल्ड सिक्योरिटी फोरम, वर्ल्ड साइंटिस्ट फोरम, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर जो हो जाएगा वर्ल्ड सोशल फोरम जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ये पांचवे का विकल्प नंबर ए जो होगा, देखिए वर्ल्ड सोशल फोरम जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है डिस्टेंस। चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का छठवां प्रश्न क्या है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, और ये मान के चलिए कि आपका जो भी सेट होगा बनाया जाएगा उसमें किसी न किसी सेट में इस प्रश्न को डालना जरूर जाएगा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास हुआ, तो ये पास हुआ था सन 1956 में। कब हुआ था, सन 1956 में, ठीक है ना। सातवें प्रश्न की ओर मुझे बढ़ते हैं। देखिए खाद्य संकट से सर्वाधिक प्रभावित राज्य कौन था। देखिए खाद्य संकट की जब बात होती है तो पहले नंबर पर जो आता है वो है बिहार राज्य, सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला। देखा जाए तो यहाँ पर जो सर्वाधिक प्रभावित खाद्य संकट से प्रभावित राज्य था कौन, यहाँ पर देखिए हो जाएगा ये आपका उत्तर प्रदेश यहाँ पर, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश। देखिए बिहार बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित हुआ था, लेकिन यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश जो होगा आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी डाटा जो होता है डिस्टेंस, कभी कभी कुछ जगहों पर आप अध्ययन करेंगे तो बिहार को भी बताया गया है, उत्तर प्रदेश भी देखिएगा पॉपुलेशन के हिसाब से अगर देख लिया जाए तो खाद्य संकट से प्रभावित में उत्तर प्रदेश को भी हम लोग ले सकते हैं। देखिए
एक नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर बॉम्बे प्लान का क्या उद्देश्य था? बॉम्बे प्लान का क्या उद्देश्य था? भारत का राजनीतिक विकास करना, भारत का सांस्कृतिक विकास करना, भारत का आर्थिक विकास करना और भारत का सर्वांगीण विकास करना। देखिए दोस्तों, ये जो बॉम्बे प्लान लाया गया था, मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो देखिए इसमें जो बात शामिल की गई थी वो थी आर्थिक विकास को लेकर, ठीक है ना। यानी यहाँ पर देखिए बॉम्बे योजना जो था, इसका उद्देश्य क्या था मुख्य रूप से, वो देखा जाए तो ये उद्योगपतियों का एक समूह बनाया गया था। यानी भारतीय उद्योगपति जो 1944 में इसमें शामिल हुए थे, एक समूह द्वारा बनाया गया था कि भैया भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में हम लोग कैसे अपनी भूमिका निभा सकते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो सर्वांगीण विकास ये सब ऑप्शन नहीं रहेगा इसमें, बल्कि ये रहेगा क्या, भारत का आर्थिक विकास करना इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए नवा हम लोग का प्रश्न क्या है। 1975 ईस्वी में आपातकालीन घोषणा के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? जयप्रकाश नारायण, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या फिर मोरारजी देसाई। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न जो है ये भी बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में रहेगा आपका। देखिए प्रधानमंत्री कौन था? इंदिरा गांधी जी थी, ठीक है ना। जब भारत में आपातकाल लगाया गया था उस समय यहाँ की प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी, ठीक है। इंदिरा गांधी जी के समय में ही क्या किया गया था, ये जो आपातकाल था वो लगाया गया था। और आपातकाल वाला भी जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार आपका पूछा जाने वाला ये टॉपिक है, ठीक है ना। किस दशक में? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, इंदिरा गांधी जी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जब आगे बढ़ते हैं, किस दशक को स्वायत्तता का दशक कहा जाता है? किस दशक को स्वायत्तता का दशक कहा जाता है? जब इसमें देखते हैं हम लोग तो देखिए यहाँ पर 1980 का जो दशक है उसे आमतौर पर खतरे या खतरे से मुक्त होने की स्थिति को संदर्भित करता है। यानी स्वायत्तता का दशक जो है वो 1980 है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा विकल्प नंबर ख, ठीक है ना। ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए डिस्टेंस, ये तो हो गया आपका बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला, ठीक है। अब यहां से हम लोग का असली अब युद्ध शुरू होता है आप सभी लोगों के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन के ऊपर, क्योंकि यहां से प्रश्न जो है आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। अगर आप थक गए हैं तो वेट कर लीजिए, थोड़ा चाय पानी कर लीजिए, नाश्ता कर लीजिए। मैं तो सीरीज में आगे बढ़ रहा हूँ, आप इसको रोक के यहीं पर आप अपना जो कार्य है उसे करके फिर से, लेकिन आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो ये 60 मिनट, 65 मिनट, 70 मिनट, 80 मिनट का आप लोग के लिए ये बहुमूल्य समय निकाला जा रहा है, इसकी कीमत को मुझसे ज्यादा आपको समझने की जरूरत है। यदि आपने इस पर ध्यान नहीं दिया तो पछताना आपको पड़ेगा डिविशंस, मुझे नहीं, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग पूरी तरीके से सतर्क रहिए। जब आपके लिए इतनी व्यवस्थाएं हो रही हैं, इतनी सुविधाएं मिल रही हैं आपको डिविशंस, तो आपको इसका भरपूर लाभ उठाना चाहिए और इसे अपने क्लासमेट पर शेयर भी जरूर करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे कंटेंट आपको अच्छे लग रहे हैं इसको लाइक कीजिए, मैं तो ये कर लाइक मत कीजिए, ठीक है। देखिए लाइक से होता क्या है कि इंटरनल मोटिवेशन मिलता है, आप लाइक मत कीजिए लेकिन इसे शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि याद रखिएगा शेयरिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। किसी को यदि आप अच्छी चीजें भेजेंगे तो वो भी आप पर अच्छी चीजें भेजेगा। तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। और जो नंबर मैंने बता रखा है डिस्टेंस, उस नंबर पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाएंगे, वहां से भी आप देख लेंगे। और डिस्टेंस, यदि आपको सिविक्स में अगर नंबर गेन करना है तो डीजे सर चैनल से बिना स्टडी किए हुए आप गेन नहीं कर पाएंगे। आपको निश्चित तौर पर सिविक्स के लिए, सोशोलॉजी के लिए, हिस्ट्री के लिए और भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनके लिए आपको डीजे सर चैनल पर आना ही पड़ेगा। चलिए 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सुरक्षा से क्या तात्पर्य है? सुरक्षा से क्या तात्पर्य है, ये हम लोग का प्रश्न है। तो ये डिस्कशन देखिए, अब संतुलित लिखना है हम लोग को और सटीक लिखना है ताकि एग्जामिनर के ऊपर अपना प्रभाव बन सके और हम लोग जो है नंबर को गेन कर सके। तो ये प्रश्न बहुत ही सीधा है, सुरक्षा का क्या मतलब है? देखिए सुरक्षा का मतलब क्या होता है, जो संभावनाएं होती है खतरों की, जोखिमों की या फिर अनधिकृत पहुंच से व्यक्तियों, संपत्तियों और जानकारी की सुरक्षा से है। देखिए सुरक्षा का मतलब क्या होता है, सुरक्षा कोई एक पार्टिकुलर नहीं है कि जिसका डेफिनेशन आप जान जाएंगे, ये एक व्यापक चीज है। यानी संभावित खतरे जो होते हैं, जो जोखिमें होती हैं, अनधिकृत पहुंच से व्यक्ति हो गई, संपत्तियां हो गई या तो जानकारी को ही हम लोग सुरक्षा कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए जैसे पार्टिकुलरली हो गया, अब आपके लिए सुरक्षा क्या है,
आपको सिविक्स का जो है, सिविक्स का यदि आप पेपर में बैठने वाले हैं तो उसकी पूरी तैयारी आपके पास हो, जो जोखिम में आप जाने वाले हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के, तो उसकी तैयारी आप पहले से कर लें, ठीक है ना। तो ये है जानकारी की सुरक्षा, तो ये आपके लिए भी सुरक्षा का कार्य करेगा। जैसे प्रधानमंत्री जी हो गए तो उनके लिए सुरक्षा का संदर्भ बदल जाएगा, तो दृष्टिकोण बदलना है डिविशंस, थोड़ा सा बस केवल। इसमें देखिए होता क्या है, सुरक्षा सुनिश्चित करने और कमजोरियों को कम करने के उद्देश्य से विभिन्न उपायों और प्रथाओं को शामिल किया गया। इसमें भौतिक सुरक्षा जैसे ताले हो गए, निगरानी रखने वाले जो गार्ड हो गए, ठीक है ना। तो भौतिक सुरक्षा देने वाले, जैसे देखिए ताला क्या होता है, वो भी सुरक्षा का ही काम करता है। निगरानी की बात हो गई किसी की, और पहुंच नियंत्रण की बात हो गई, साथ ही फायरवॉल हो गया, एन्क्रिप्शन हो गया, खतरे की निगरानी जैसे साइबर सुरक्षा उपाय इसमें शामिल किए जाते हैं। देखिए सुरक्षा में कुछ और थोड़ा बहुत समझने का हम लोग प्रयास करें तो सुरक्षा में संभावित जोखिमों को प्रबंधित किया जाता है, ठीक है ना। उनका जो जोखिमों का प्रबंधन होता है वो पहले उसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है ना। उसके लिए नीतियां बनाई जाती है, एक प्रोटोकॉल की स्थापना की जाती है। जब आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी आते हैं या मुख्यमंत्री जी आते हैं, राष्ट्रपति आते हैं, या कोई विदेशी जो नायक है या नायक है, हीरो हीरोइन, जैसे फिल्म स्टार, क्रिकेटर्स हो गए, जितने भी लोग, तो उनके लिए एक प्रोटोकॉल बनाया जाता है, एक व्यवस्था बनाई जाती है, एक नीतियां बनाई जाती है कि अगर वो आते हैं तो उनको कैसे सुरक्षा दिया जाएगा, कैसे उनको संभावित जोखिमों से बचने का प्रबंध किया जाएगा। तो उसे हम ऑडियंस व्यापक रूप से अगर देखा जाए तो वो सुरक्षा के दृष्टिकोण में ही है। अंततः सुरक्षा का लक्ष्य क्या होता है, लोगों की बात हो गई, संसाधनों की बात हो गई, संवेदनशील डेटा को नुकसान या अनधिकृत उपयोग से बचाने के लिए भौतिक और डिजिटल दोनों क्षेत्रों में एक सुरक्षित वातावरण बनाना है, ठीक है। ये सबसे महत्वपूर्ण जो होता है इसका उद्देश्य होता है। ये था डिस्कस आप लोग का छोटा सा डिफिनेशन किसका, सुरक्षा का। एक्सप्लेनेशन के लिए मैं थोड़ा सा डिफिनेशन को बढ़ा दिया डिफिनेशन, ताकि आप अच्छे से इसको जो है समझ सके। और निश्चित है अगर आप 10 लाइन 15 लाइन समझेंगे तो 2 से 3 लाइन लिखने में आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। जब आगे बढ़ते हैं हम लोग देखिए डिस्कस, तो किन्हीं दो अस्त्र नियंत्रण संधियों का नामोल्लेख कीजिए। किन्हीं दो अस्त्र नियंत्रण संधियों का नामोल्लेख कीजिए। तो चलिए करते हैं यहाँ पर, दो अस्त्र नियंत्रण संधियां कौन कौन सी हैं। देखिए दो अस्त्र जो नियंत्रण संधियां हुई थी वो कौन कौन है। देखिए दो हथियार नियंत्रण संधियां परमाणु हथियारों के अप्रसार की बात होती है। देखिए एनपीटी, कौन सा है, एनपीटी, एनपीटी पर संधि और नई स्टार्ट नीति। देखिए ये दोनों याद रखिएगा, कौन कौन, एनपीटी और नई स्टार्ट नीति, ठीक है। ये दोनों संधियां, देखिए एनटीपी का उद्देश्य क्या है, एनपीटी का उद्देश्य क्या है, परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना। भाई परमाणु जितना बम बनाया गया उससे पूरे विश्व को कई बार नष्ट किया जा सकता है, ठीक है ना। इतना परमाणु बम बन चुका है, तो उस पर भाई कैसे रोक लगाई जाए, तो परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना और परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना, ठीक है ना, यहाँ पर देना। इनके तीन देखिए मुख्य स्तंभ है। अप्रसार मतलब कि परमाणु बम का अप्रसार यानी प्रसार अब नहीं करना है। निःशस्त्रीकरण करना है, मतलब कम से कम अस्त्रों का प्रयोग हो। और परमाणु प्रौद्योगिकी का जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से उपयोग हो, ठीक है ना। यानी अप्रसार हो, निरस्त्रीकरण हो और परमाणु प्रौद्योगिकी का शांतिपूर्ण उपयोग हो, ठीक है ना। और दूसरे पहलू पर हम लोग जब बढ़ते हैं, देखिए दूसरा जो बताया गया नियंत्रण संधि वो कौन था, नई स्टार्ट संधि। देखिए इसे लाने के पीछे वजह क्या था, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के बीच एक द्विपक्षीय संधि है, ठीक है ना। देखिए नई स्टार्ट संधि जो नीति लाई गई वो संयुक्त राज्य अमेरिका, क्योंकि जानते हैं कि विश्व जो है वो दो गुटों में बंट चुका है, जिसमें एक पावर जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका है और दूसरा जो पावर है वो रूस है। तो अमेरिका और रूस के बीच एक द्विपक्षीय संधि, इसका उद्देश्य क्या था, राजनीतिक आक्रामक हथियारों को कम करना, ठीक है ना। क्या करना, राजनीतिक आक्रामक हथियारों को कम करना और सीमित करना। यह तैनात रणनीति परमाणु हथियारों और वितरण प्रणालियों की संख्या को सीमित करता है। जो दोनों संधि परमाणु जो ये बनाया गया परमाणु अप्रसार और हथियारों की होड़ के खतरे को कम करके वैश्विक सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, ठीक है ना। वसुधैव कुटुम्बकम की जो नीति है उस नीति पर ही वैश्विक सुरक्षा
हो सकती है। ठीक है डिस्टेंस, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर और समझते हैं जो डिफिनेशन है आप सभी लोगों का। पहले प्रश्न देख लिया जाए पेपर, नहीं तो आप कहेंगे कि मनमानी तरीके से बताया जा रहा है। देखिए डिफिनेशन, अति लघु त्रि का 13वां प्रश्न जो सीरीज में मिल रहा है हम लोग को, अति लघु का तीसरा है ये। वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है? वैश्वीकरण से, देखिए अभी वैश्वीकरण से बहुविकल्पी में भी आपको एक प्रश्न मिला था, और यहाँ जो है वैश्वीकरण का जो डेफिनेशन पूछा गया है। देखिए वैश्वीकरण का तात्पर्य अगर देखा जाए तो वैश्विक स्तर पर एकीकरण होना, और एकीकरण किस रूप में होना? अर्थव्यवस्थाओं का होना, संस्कृतियों का होना, सामाजिक और प्रौद्योगिकी अंतर संबंध का एकीकरण से है। ठीक है ना, केवल पार्टी को बदल ली केवल अर्थव्यवस्था से नहीं है, किसी बिजनेस से नहीं है, बल्कि संस्कृतियों का है। देखिए आज हमारे यहाँ जो है महिलाएं थी, जो पुरुष थे, तो उनके पहनावे ओढ़ावे में क्या बदलाव नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ है। आज हम देख रहे हैं कि जो हम लोग हैं वो पश्चिमी सभ्यता को ले रहे हैं, और जो पश्चिमी वाले हैं वो पूर्वी सभ्यता को ले रहे हैं। यानी जो यहाँ की महिलाओं का जो पहनावा ओढ़ावा था, यहाँ पे नहीं देखेंगे तो यहाँ पर जो बालिकाएं हैं, स्त्रियां हैं, उनको आप जींस में देखेंगे। लेकिन अगर अमेरिका में पहुंच जाइए, आप रूस में पहुंच जाइए, तो वहां पर देखिए जो साड़ी कल्चर है। तो ये कहने का मतलब क्या है, संस्कृतियां भी जा रही हैं यहाँ से वहां। यहाँ हमारे यहाँ रेस्पेक्ट की चीजें धीरे धीरे घट रही है लोगों के अंदर, लेकिन वो संस्कार धीरे धीरे अब वहां पर दिख रहा है कि वहां पर जो पेरेंट्स के बीच में एल्डर्स के प्रति अपने क्या संस्कार है वो देखने को मिल रहे हैं। तो संस्कृति भी जा रही है, समाज भी जा रहा है, अर्थव्यवस्था भी जा रही है, प्रौद्योगिकी मतलब जो है विकास जो है वो भी यहाँ से वहां अंतर संबंध का एकीकरण हो रहा है। ठीक है, और ये होने के पीछे भी जरूरी है। और ये संचार और परिवहन जो होता है डिस्टेंस, व्यापार में प्रगति से प्रेरित है। देखिए संचार, परिवहन और व्यापार में प्रगति से ही ये हो पाया है। यानी वैश्वीकरण जो है, संचार इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन है। परिवहन का मतलब हो गया, चाहे आप वायु मार्ग से जाइए, चाहे आप जल मार्ग से जाइए, चाहे आप स्थल मार्ग से जाइए, लेकिन ये प्रगति के माध्यम से ही संभव हो पाया है। ठीक है डिस्टेंस, तो ये व्यापार के दृष्टिकोण से, पहले तो भाई व्यापार के दृष्टिकोण से जाते हैं, लेकिन जब जाता है इंसान तो बहुत सी चीजें वहां से पाता है। तो देखिए जिससे क्या हो गया, सीमाओं के पार वस्तुओं और सेवाओं, विचारों और सूचनाओं के आदान प्रदान की अनुमति मिलती है। वैश्वीकरण के कारण अगर देखा जाए तो राष्ट्रों के बीच परस्पर निर्भरता बढ़ी है। ठीक है ना, जो वैश्वीकरण के द्वारा क्या हो गया है, राष्ट्र जो है एक दूसरे पर निर्भर है कि चलिए भैया हमारा जो है इस चीज का व्यापार तो उस देश से होता ही है, अगर किसी चीज का कमी होगा तो वो चीज वहां से हम लोग करते हैं, वहां से हम उस चीज को मंगा लेंगे। भाई हर चीजों का तो पैदावार हर देश में हो नहीं रहा है, तो कुछ चीजों के लिए तो दूसरे देश पर तो डिपेंड रहना ही पड़ेगा, जिससे दुनिया भर में पूंजी की बात होती है, देखिए डिस्टेंस, और श्रम की बात होती है, और संसाधनों का जो प्रवाह है वो क्या हुआ है, सुगम हुआ है। इसने देखिए क्या किया, आर्थिक असमानता की बात हो गई, और सांस्कृतिक समरूपीकरण की बात हो गई, और पर्यावरणीय स्थिरता पर भी देखा जाए तो इसके प्रभाव के बारे में भी बहस छेड़ दी गई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो वैश्वीकरण जो है हमारे रहने, काम करने और बातचीत करने के तरीकों को भी बदल दिया है, जिससे एक अधिक परस्पर जुड़ी और अनन्य शासित दुनिया का निर्माण हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो वैश्वीकरण जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है, तो डिस्टेंस ये व्याख्यान आपके साथ हो रहा है, और अपने क्लासमेट पर शेयर करते चलिए इसे। और डिस्टेंस मैंने पहले ही बताया कि जो आप कैसे लिखना है डिस्टेंस, ये निर्धारित थोड़ा सा आपको भी करना है, कि मैं तो एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा आपको दे रहा हूँ, आप समझ भी रहे हैं चीजों को, तो आप कैसे उसको और छोटे में या बड़े में उसको कैसे आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं राइटिंग के साथ। देखिए राइटिंग पर नंबर नहीं मिलता है, लेकिन राइटिंग अगर गलत होती है, आपका गड़बड़ होता है, तो नंबर कटता जरूर है। तो राइटिंग का भी विशेष ध्यान देना आपको जरूरी एग्जाम में। पृथ्वी सम्मेलन किस समस्या को लेकर आयोजित किया गया था? पृथ्वी सम्मेलन किस समस्या को लेकर आयोजित किया गया था? बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन। देखिए डिस्टेंस, मैं उन्हीं प्रश्नों का जो है डिस्कशन आपके साथ हो रहा है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जो प्रश्न जो है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, उन प्रश्नों का डिस्कशन मैं आपके साथ कर रहा हूं। और ये पेपर जो है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रयागराज के द्वारा सुझाया हुआ है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए पृथ्वी शिखर सम्मेलन के बारे में बात किया है, जिसे पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। दुनिया के सामने आने वाली तत्काल
पर्यावरणीय और विकास संबंधित चुनौतियों का समाधान करने के लिए 1992 में एक आयोजन किया गया जिसका नाम रखा गया पृथ्वी शिखर सम्मेलन। देखिए 1992 में जो ये आयोजन किया गया था बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट था डिस्कस। शिखर सम्मेलन का प्राथमिक जो फोकस था वो जलवायु परिवर्तन पर था। किस पर था डिस्कस? जलवायु परिवर्तन पर था। ठीक है ना, कि जलवायु परिवर्तन पर कैसे हम लोग कार्य करें, जैव विविधता हानि यानी जैव विविधता पर भी हम लोग काम करना है, वनों की कटाई को रोकना है, प्राकृतिक संसाधनों की कमी जो है जैसे मुद्दों से निपटना था। ठीक है, प्राकृतिक जो है ओजोन का जो क्षरण हो रहा है उस पर भी बात किया गया। देखिए ओजोन परत क्या होता है डिस्टेंस, CFC एक गैस होती है जिसे हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। वो गैस कहाँ से पैदा होता है? देखिए जो आप फ्रिज चालू करते हैं, AC वगैरह होता है, तो उसमें से जो निकलती है हवाएं, ठीक है ना, वो और भी बहुत से कारण हैं तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन पैदा होते हैं, तो वो जो निकलती है हवाएं तो वो इन्वायरमेंट में जब जाती है डिस्टेंस तो वो क्षरण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। पूरी दुनिया में देखा जाए तो डिस्टेंस जो अमेरिका हो गया, जापान चीन हो गया, जापान की बात होगी तो टेक्नोलॉजी के मामले में जो जितने आगे हैं डिस्टेंस वो उतने ही ज्यादा उसका दुरुपयोग भी करते हैं। मतलब बड़े पैमाने पर देखा जाए तो वहां पर बहुत, आज भी हम लोग भारतवर्ष में देखा जाए तो भाई पूरे के पूरे गांव में अगर देखा जाए तो किसी 2-4 लोगों के यहाँ गिने चुने लोगों के पास AC वगैरह की चीजें देखने को मिलेंगी। लेकिन विदेशों में वही बात किया जाएगा तो घर घर में है, तो यानी ज्यादातर देखा जाए तो लोग ही जिम्मेदार है, मतलब जो बना रहे हैं, जो सम्मेलन में जुट रहे हैं लेकिन सम्मेलन के बाद में वो इज्जत नहीं कर रहे हैं। तो शिखर सम्मेलन का उद्देश्य देखिए क्या हो गया, सतत विकास को बढ़ावा देना। सतत विकास आप जानते ही हैं कि वर्तमान का विकास करना भविष्य को ध्यान में रखते हुए, उसी को सतत विकास कहते हैं। यानी ये विकास की सीढ़ी होती है वो चलती चली जाएगी, लेकिन हम आज का ध्यान देकर भविष्य का ध्यान नहीं दिए तो जाहिर सी बात है ये सतत विकास की सीढ़ी में नहीं आएगा। और आर्थिक विकास को समर्थन देते हुए पर्यावरण की रक्षा के लिए देखा जाए तो वैश्विक समझौते स्थापित करना, जिसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण और विकास पर रियो घोषणा किया गया, रियो डी जेनेरियो। ठीक है ना, तो जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क का कन्वेंशन किया गया और जैव विविधता पर कन्वेंशन किया गया सहित अन्य महत्वपूर्ण समझौतों को अपनाया गया। ठीक है डिस्टेंस, तो ये ब्राजील का जो शहर है डिस्टेंस रियो डी जेनेरियो में 1992 में जो ये पृथ्वी सम्मेलन किया गया था कि भैया इसका परिणाम देखने को मिलेगा, लेकिन ये बहुत बड़े पैमाने पर तो इसका व्यापक परिणाम नहीं देखने को मिला। हाँ ये कह सकते हैं कि कुछ प्रभाव देखने को मिला है। 15वां देखिए प्रश्न क्या है आपका, साझी संपदा का क्या अर्थ है? साझी संपदा का क्या अर्थ है, ये हम लोग का प्रश्न है। चलिए इसके व्याख्यान को भी देखते हैं डिस्टेंस, बहुत ही महत्वपूर्ण है। साझी संपदा क्या होता है, ठीक है ना। देखिए साझी संपदा का मतलब क्या होता है, उन संसाधनों या परिसंपत्तियों को संदर्भित करता है जो सामूहिक रूप से स्वामित्व में है। ठीक है ना, व्यक्तियों के समूह के लिए सुलभ है, मतलब कि किसी एक विशेषाधिकार के पक्ष में ना होकर कई लोग जो हैं उसमें साझा किए हुए हैं। जैसे कहा जाए कोई भूमि हो गई, कोई भवन हो गया, कि कोई भूमि हो गई, किसी भूमि की बात करें हम लोग, किसी भवन की बात करें, प्राकृतिक संसाधन की बात करें, और या किसी समुदाय के भीतर साझा सुविधाएं। तो जो भी व्यवस्थाएं होती हैं, जो भी व्यवस्थाएं होती हैं, जो भी पूरा पूरा प्राकृतिक रहे चाहे वो भौतिक रहे, तो उस संसाधन का सभी के बीच में बंटवारा या सभी लोग उसको ले साझा करके आपस में उसका लाभ उठाए, तो उससे ही हम लोग कहते हैं डिस्टेंस, वो जो संपत्ति होता है उसको हम लोग कहते हैं साझी संपदा। देखिए आम संपत्ति को कहा जाए तो आमतौर पर समूह के सभी सदस्यों के लाभ के लिए प्रतिबंधित और बनाए रखा जाता है, और समान पहुंच और टिकाऊ उपयोग सुनिश्चित करने के लिए उपयोग अधिकारों को अक्सर विनियमित किया जाता है। सामान्य संपत्ति की अवधारणा देखा जाए तो साझा जिम्मेदारी, सहयोग और सांप्रदायिक जरूरतों और हितों की मान्यता के सिद्धांतों में निहित होता है मुख्य रूप से अगर देखा जाए। और संसाधन प्रबंधन के लिए अगर देखा जाए तो जो मुख्य रूप से जो है सामूहिक दृष्टिकोण बहुत जरूरी है, और व्यापक भलाई चाहते हैं डिस्टेंस सभी लोग, तो सभी को जो है इस पर कार्य करना चाहिए। ठीक है ना, ये हो गया डिस्टेंस। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आपका, केंद्र में प्रथम बार गठबंधन सरकार कब बनी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए अति लघु में भी एक से एक जानदार प्रश्न है डिस्टेंस, मजा आ जा रहा है अभी। केंद्र में प्रथम बार गठबंधन सरकार कब बनी?
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, गठबंधन की सरकार बार बार पूछता है पेपर में आपके। देखिए भारत में अगर बात किया जाए पहली बार गठबंधन की सरकार तो 1977 में, ठीक है ना। भारत में केंद्र में पहली बार गठबंधन सरकार 1977 में, उस वर्ष के आम चुनावों के बाद बनी थी। यह गठबंधन जिसे जनता पार्टी के नाम से जाना जाता है, कई विपक्षी दलों का एक ऐतिहासिक गठबंधन था। क्या था? कई विपक्षी दलों का ऐतिहासिक गठबंधन था जो सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी को चुनौती देने के लिए एक साथ आए थे। ठीक है दोस्तों, देखिए मतलब कांग्रेस को हराने के लिए कांग्रेस पार्टी को वो एक महागठबंधन हुआ था ना, गठबंधन सरकार की बात हुई थी। पहली बार गठबंधन चीजों को लाया गया था कांग्रेस पार्टी के लिए। आज कांग्रेस पार्टी की वो दशा है कि बहुत सी पार्टियां मिलके भी कुछ नहीं कर पा रही है कांग्रेस के साथ जुड़कर भी। ठीक है ना, तो चीजें होती हैं, समय होता है, समय देखिए बहुत बड़ा बलवान होता है डिस्टेंस। आज कांग्रेस क्या है, कुछ भी नहीं है, कोई औकात नहीं है। एक छोटी सी पार्टी जो है वो भी कांग्रेस पार्टी को दबा के रख दे रही है, ठीक है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। राज्य स्तरीय जिले स्तरीय पर भी है तो वो भी उसका भी प्रभाव है। ठीक है डिस्टेंस, कांग्रेस देखिए बनाया गया था मुख्य रूप से, अगर देखिए आंदोलन के समय, स्वतंत्रता के समय, स्वतंत्रता के बाद कहा भी गया था, महात्मा गांधी जी ने इस पर भी जोर दिया था कि कांग्रेस जो पार्टी थी इसको समाप्त कर दिया जाए, लेकिन लोगों ने नहीं सुना। उसी चीज को लेकर आज तक चले हैं लोग आगे। देखिए कांग्रेस पार्टी अभी भी जीवित है, लेकिन चीजें हैं। अब देखिए एक महागठबंधन बनाने की बात हो रही है, जैसे भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी को हराने के लिए, तो चीजें होती है। देखिए समय बदलता है डिस्टेंस, दौर बदलता है, तो इसीलिए सभी का अपना एक समय होता है। आपका भी अपना एक समय है, आपका भी एक दौर है। जब आपकी बेहतर स्टडी रहेगी डिस्टेंस तो आप भी अपनी एक अलग पहचान बनाएंगे। जनता पार्टी डीजे सर चैनल के वीडियोस को यदि आप शेयर करेंगे तो ये भी अपनी पहचान बनाएगा। तो सब कुछ निर्भर करता है समय पर, और उस समय में होने वाले कुछ विशेष परिवर्तनों पर और कुछ विशेष निर्णयों पर। देखिए जनता पार्टी के दिल ने जनता पार्टी की जीत ने क्या किया, आजादी के बाद से कांग्रेस पार्टी के निर्बाध शासन का अंत कर दिया। ठीक है ना, निर्विरोध जो शासन ये होता था उसका अंत हो गया कांग्रेस पार्टी के। गठबंधन सरकार का गठन जो था वो राजनीतिक और आर्थिक सुधार लाने के लिए किया गया था, और भ्रष्टाचार और सत्तावाद के मुद्दों को संबोधित करने के लक्ष्य के साथ किया गया था कि भैया हम आएंगे सत्ता में तो भ्रष्टाचार नहीं होगा, और सत्तावाद का मतलब हो गया जो निपोटिज्म की बात होती है उसे भी हटाया जाएगा, और लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार जो है चीजें मिलेंगी, पद मिलेगा और कार्यभार मिलेगा। ठीक है, हालांकि देखा जाए तो आंतरिक विभाजन और सत्ता संघर्ष के कारण जो गठबंधन टूट गया। देखिए गठबंधन की सरकार का चलना बहुत कठिन काम होता है, मैक्सिमम केस में जो होता है वो टूट ही जाता है। तो ये गठबंधन की सरकार जो होती है वो टूटना मैक्सिमम चांसेस होता है। ठीक है ना, तो 1980 में नए चुनाव जो थे बुलाए गए। भाई जाहिर सी बात है, बिना सरकार के तो चीजें नहीं चल पाएंगी, तो स्वाभाविक है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र की पावर है, तो फिर से चुनाव कराया गया या लाया गया फिर से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे डिस्कस। यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखिए, 17वां हम लोग का प्रश्न क्या है, सिंडिकेट से क्या अभिप्राय है। सिंडिकेट से क्या अभिप्राय है, यह हम लोग का जो प्रश्न है वो 17वां प्रश्न है। सिंडिकेट से क्या अभिप्राय है, तो चलिए डिस्टेंस इसको भी देख लेते हैं हम लोग। सिंडिकेट का क्या मतलब होता है, क्या अर्थ होता है, किस रूप में होता है, ये किस तरीके से काम करता है। सिंडिकेट देखा जाए डिस्टेंस तो व्यक्तियों या संगठनों का एक समूह है। सिंडिकेट क्या होता है, व्यक्तियों या संगठनों का एक समूह होता है जो एक सामान्य लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ आते हैं। अक्सर व्यवसाय या वित्त के संदर्भ में देखा जाए तो ये बात होता है या ये काम होता है। व्यापार जगत में अगर देखा जाए डिस्टेंस तो एक सिंडिकेट जो होता है वो निवेशकों के एक समूह को संदर्भित कर सकता है। ठीक है ना, सिंडिकेट क्या होता है, निवेशकों के एक समूह को संदर्भित कर सकता है। तो इसमें देखिए व्यक्तियों का, संगठन का एक समूह जो होता है डिस्टेंस, जो व्यापार जगत को वो संदर्भित करता है, लेकर उसे उसे हम लोग सिंडिकेट कहते हैं। देखिए विशेष परियोजनाओं का बात हो गया, उद्यम को आगे बढ़ाना, वित्त पोषित करना उसे, उसमें लोगों को जोड़ना, एकत्रित करना, ये होता है। देखिए वित्त में अगर देखा जाए, वित्तीय मामलों में अगर देखा जाए तो इसमें देखिए सिंडिकेट बैंक की बात होती है या वित्तीय संस्थाओं के एक समूह को भी संदर्भित कर सकता है। यदि सिंडिकेट को आप बैंक के दृष्टिकोण से भी देखेंगे तो जो एक बड़े ऋण और सुरक्षा को
हामीदारी करने और वितरित करने के लिए काम करता है ड्यूसेंस, उसे भी हम लोग सिंडिकेट ही कहते हैं। ठीक है, तो सिंडिकेट क्या होता है, अन्य उद्योगों को भी में भी पाए जा सकते हैं, जैसे मीडिया या संगठित अपराध हो गया, जहां व्यक्तियों के समूह जो होते हैं वो पारस्परिक लाभ के लिए या किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलकर काम करते हैं, तो उसे भी हम लोग सिंडिकेट ही कहते हैं। मीडिया हो गई, किसी पार्टिकुलरली काम पर काम कर रही है, जुड़कर काम कर रही है, तो उसे भी हम लोग सिंडिकेट कहेंगे। अगर संगठित अपराध हो रहा है, यानी परस्पर जुड़कर कोई बड़े उद्देश्य के लिए कोई अपराध कर रहे हैं लोग, तो उसे भी सिंडिकेट का ही एक नाम दिया जाता है। तो सिंडिकेट जो शब्द है वो उसका एक व्यापक जो है अपने आप में अर्थ है। देश के विभाजन से प्रभावित होने वाले दो राज्यों के नाम लिखिए। देश के विभाजन से प्रभावित होने वाले दो राज्यों के नाम लिखिए। बहुत ही जानदार प्रश्न है। निरसन देखिए, प्रश्न जो है ये पेपर जो बनाया गया है बड़ा ही सोच समझ के बनाया गया है। आपको ये जो मॉडल पेपर बनाया गया है, ठीक है ना, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो सुझाया है, बहुत ही जानदार, तो मुझे तो एकदम जबरदस्त लग रहा है ड्यूसेंस। अब आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का राय मिलता है तो अच्छा लगता है। देखिए, 1947 में जो विभाजन हुआ, यानी 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश भारतवर्ष जो है वो ब्रिटिश से मुक्त हुआ और आजाद हुआ, तो 1947 से में अगर देखा जाए तो भारत के विभाजन कारण देखा जाए तो दो नए स्वतंत्र राज्यों का निर्माण हुआ, जिसमें दो स्वतंत्र राष्ट्र भारत और पाकिस्तान। देखिए, विभाजन के मुख्य रूप में से देखा जाए तो पंजाब जो जगह है, पंजाब राज्य और बंगाल, पश्चिम बंगाल की बात हो रही है ना, पंजाब और पश्चिम बंगाल को प्रभावित किया। क्यों? क्योंकि पंजाब को जानते हैं कि आप पंजाब को काटा गया तो पश्चिमी पाकिस्तान जो बनाया गया वो क्या बन गया, पश्चिमी पे जो पंजाब था वो पाकिस्तान बन गया। उधर नीचे जब आप जाएंगे तो पश्चिम बंगाल में से काट के उधर आपका बांग्लादेश, या जिसे हम लोग पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे, बाद में ये जो आपका बांग्लादेश हो गया। ठीक है, तो बंगाल प्रांतों को प्रभावित किया। पंजाब को दो भागों में बांट दिया गया। पश्चिमी भाग को जो है वो पाकिस्तान को दिया गया और पूर्वी भाग को भारत को दिया गया। दोस्तों देखिए, पश्चिमी भाग जो था वो भारत का सबसे बड़ा उपजाऊ भाग था। ठीक है, जो हम लोगों के हिस्से से निकलकर, और वहां पर पंजाबी जो थे, जो किसान थे, हिंदू लोग, वो जबरदस्त तरीके से मेहनत करके वो बनाए हुए थे उस कृषि को, और बहुत ही जबरदस्त वो भूमि थी। बहुत ही बड़ी उपजाऊ भूमि भूमि जो थी वो पाकिस्तान के हिस्से में चली गई। आज भी अगर आप देखेंगे दोस्तों, देखिए पूर्वी भाग जो मिला भारत को वो थोड़ा सा कम, जो पूर्वी पंजाब का भाग था वो भारत को मिला, ये थोड़ा कम उपजाऊ है। और लेकिन फिर भी जो भारतीय किसान थे उन्होंने फिर से मेहनत किया, और पूर्वी भाग जो है पंजाब का, आज भारत का सबसे जो उपजाऊ जगह है वो पूर्वी जो भाग मिला था भारत का, जो वर्तमान में पंजाब है, वही है। तो मेहनत की बात है डिस्टेंस, और लेकिन आज भी पश्चिमी भाग जो पाकिस्तान का, समझ लीजिए उसके पास बहुत ही महत्वपूर्ण जो भूमि है वो पाकिस्तान के हिस्से में आज भी है। आतंकवाद के वजह से देखिए परेशान, नहीं तो वो मतलब पाकिस्तान भी अगर बेहतर तरीके से कुछ नीतियां बनाता तो वो भी बेहतर तरीके से उन्नति की शिखर पर पहुंचता। इस विभाजन के कारण अगर देखा जाए तो व्यापक हिंसा हुई और बड़े पैमाने पर जो है पलायन भी हुआ, और क्योंकि लोग उस तरफ भाग गए जहां उनका धार्मिक समुदाय जो था वो बहुमत में था। ठीक है, बंगाल के विभाजन के परिणाम स्वरूप जो था महत्वपूर्ण विस्थापन और उथल पुथल हुई, क्योंकि प्रांत जो था वो पूर्वी भाग, पूर्वी पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश है वो बन गया, और पश्चिमी भाग था वो भारत का हिस्सा बन गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से देश के विभाजन से दो राज्यों को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया हुआ था। ठीक है, बहुत ही ये जबरदस्त एडिशन से इतिहास घटनाएं, कभी जब और भी व्याख्यान जब इसमें मिलेगा डिस्टेंस की क्यों आया, क्यों बांग्लादेश आया, क्या आया, पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश कैसे हुआ, सबके पीछे बहुत बड़ी लंबी कहानी है और जबरदस्त कहानियां है, जबरदस्त है, उनके रोचक तथ्य हैं, रोचक घटनाएं हैं, और भारत की विशेषता को उसमें कड़ कड़ में दिखेगा डिस्टेंस, एक एक लाइन में आपको दिखेगा। अल्पतम सरकार किसे कहते हैं? अल्पतम, अल्पमत सरकार किसे कहते हैं? ठीक है ना, चलिए आइए देखते हैं। अल्पमत सरकार तब बनती है
जब किसी राजनीतिक दल या गठबंधन के पास संसद या कांग्रेस जैसी विधायी विधायी निकाय में सीटों का पूर्ण बहुमत नहीं होता है। ठीक है ना। इसका मतलब यह है कि सत्तारूढ़ जो होता है या गठबंधन के पास जो अन्य दलों के सदस्यों के समर्थन के बिना कानून पारित करने के लिए पर्याप्त सीटें नहीं होती हैं। भाई जाहिर सी बात है। तो अल्पमत सरकारों को कानून और बजट पारित करने के लिए अक्सर विपक्षी दलों के साथ बातचीत और समझौता करना पड़ता है। ठीक है ना। तो इसलिए अल्पमत सरकारों का भी गठन किया जाता है। ठीक है ना, ताकि ये चीजें हो सके। भैया विपक्ष में होना भी तो चाहिए। जैसे कहा गया पूरी पार्टी है, पूरी चीजें हैं, तो कहा जाता है कि 1/10 हिस्सा, यानी 100 लोग हैं, 100 सीट है, तो पता चला 90 एक तरफ है, तो कम से कम भैया 5 8 9 या 8 लोग तो रहे एक तरफ। भाई विपक्ष में कम से कम रहना तो चाहिए ना उसका एक 10% हिस्सा। तो उससे मोटिवेशन देखिए कहा था कि नहीं, अगर उससे भी कम है, अब जैसे कहा था कि यहाँ पर जो था कांग्रेस को लगभग 50,000 सीटें मिली और यहाँ 472, तो यहाँ पर कहा जा रहा है नहीं हो पा रही है, तो विपक्ष की कुछ लोगों को जबरदस्ती उसमें एकजुट किया जाएगा, अल्पमत सरकार को बनाया जाएगा, ताकि विपक्ष भी मिले। ठीक है ना। जब पक्ष काम करे तो विपक्ष जो है अपनी चीजों को बोल सके। और देखिए लोकतंत्र का हनन भी होने लगता है। कभी भी किसी भी पक्ष पर जो है, किसी भी पार्टी पर पूर्ण बहुमत एकदम एक तरफा नहीं वोटिंग जानी चाहिए कभी भी। विपक्ष भी हमेशा तगड़ा थोड़ा होना जरूरी होता है। लेकिन यह देखिए सामंजस्यपूर्ण जो होता है नीति एजेंडा को लागू करने को और अधिक चुनौतीपूर्ण बना सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से जो होता है ये आपका अल्पमत सरकार की बात हो गई। ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। दोस्तों देखिए अब ये जो अति लघु का खत्म हो जाएगा, तो आप लोग जाइएगा थोड़ा सा चाय नाश्ता पानी करके, तब फिर आइएगा। ठीक है। और हम तो यही है, कंटेंट में ही आपके लगे हुए हैं, और घबराना नहीं है बिल्कुल भी आपको। मध्यावधि चुनाव किसे कहते हैं? देखिए मध्यावधि चुनाव जो होता है को उपचुनाव या उपचुनाव भी कहा जाता है। ये चुनाव जो होते हैं दोस्तों लोकसभा यानी लोगों का सदन जो है, या राज्य विधानसभाओं में आम चुनावों के बीच होने वाली रिक्ति को भरने के लिए आयोजित किया जाता है। मध्यावधि चुनाव जैसे हो गया, जैसे भैया मान लीजिए आप चुनाव में उठ गए। ठीक है। अब चुनाव में आप उठ गए और आप जीत भी गए, आपको 5 साल के लिए नियुक्त कर दिया गया। ठीक। लेकिन किसी कारणवश आपका 2 वर्ष बीता, 3 वर्ष बीता, आपने रिजाइन दे दिया, या कोई ऐसी घटनाएं घट गई, ठीक है, जिसकी वजह से आपका पद खाली हो गया, रिक्त हो गया। तो अब उस पद को भरना जरूरी है, तो इसीलिए जो है बीच में चुनाव कराना जरूरी होता है। उसी को हम लोग कहते हैं मध्यावधि चुनाव, मध्य में की अवधि में होने वाला चुनाव। ठीक है ना। किसी विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्र में देखिए उपचुनाव तब आयोजित किए जाते हैं जब कोई सीट, देखिए मृत्यु की बात हो गई, या इस्तीफे की बात हो गई, या तो फिर अयोग की बात हो गई, या किसी अन्य कारण से वो खाली हो गया। ठीक है ना। तब वहां पर मध्यावधि चुनाव कराया जाता है। इन चुनावों का उद्देश्य क्या होता है? सुनिश्चित करना कि निष्पक्ष जो प्रतिनिधित्व है और शासन के लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बनाए रखते हुए जो प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र का विधायी निकाय में प्रतिनिधित्व हो सके। ठीक है। और वो अपने प्रतिनिधि को, या जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनको वो आगे ले जा सके। ठीक है डिस्टेंस। तो इस तरीके से था ये आप लोगों का मध्यावधि चुनाव। दोस्तों देखिए 43 मिनट 22 सेकेंड पर ये आपका इतना समाप्त हुआ, और रात्रि के 22:23 हो रहे हैं, यानी कि 10:30 बजने वाले हैं आप सभी लोगों के। अति लघु का ये सेशन स्टार्ट खत्म हो गया आप लोगों का अति लघु का। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे आप सभी लोगों के लिए लघु उत्तरी प्रश्न भाग 1। ठीक है। लघु उत्तरी प्रश्न भाग 1, तो ये अब सेशन हम लोग का स्टार्ट होगा। तो थोड़ा सा चाय पानी आप लोग कर लीजिए, और हम लोग भी बढ़ते हैं अब कंटेंट को लेकर आगे। जब यहाँ बढ़ते हैं हम लोग डिस्कशन, देखिए आगे यहाँ पर आप लोग नाश्ता वगैरह कर लिए होंगे, तो चलिए हम लोग अब करते हैं यहाँ से इन प्रश्नों की श्रृंखलाओं का आगे लेकर बढ़ते हैं, और बनाते हैं इस लेक्चर को कुछ खास, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन है आप सभी लोगों के पास। संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण कब किया गया? इसकी किन्हीं 2 विशिष्ट संस्थाओं के नाम लिखिए तथा उनके कार्यों का उल्लेख भी कीजिए। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की बात होती है तो प्रश्न अपने आप ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए डिस्कस करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर इस प्रश्न का हम लोग
लघु उत्तरीय प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुआ था जब 1939 से 1945 तक, यानी कि 6 दिसंबर 6 जो अगस्त और 9 अगस्त और 6 अगस्त को जो परमाणु बम गिराया गया जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर, तो इतने बड़े विध्वंस के बाद जो है वो रोक दिया गया विश्व युद्ध को। तो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, ठीक है। उसमें मित्र राष्ट्र और जो ध्रुवी राष्ट्र थे वो अपना आत्मसमर्पण किए। तो इसके बाद तो ये चीजें हो गई, लेकिन इतना बड़ा विध्वंस जो हुआ उसको कैसे रोका जाए, या भविष्य में कोई ऐसे मनमानी न करने लगे किसी भी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग जो बहुत ही विध्वंसकारी है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 को जो था वो लाया गया। कौन? संयुक्त राष्ट्र संघ। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के भीतर दो विशिष्ट संस्थाएं अगर देखा जाए तो सुरक्षा परिषद जो होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसका महासभा, ठीक है। सुरक्षा परिषद और महासभा। तो देखिए सुरक्षा परिषद में देखिए 3 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे मैं आपको थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ। देखिए सुरक्षा परिषद में जो स्थायी सदस्य हैं वो 5 हैं, अस्थायी में जो है वो 10 हैं, अगर टोटल की बात करें तो 15 है, ठीक है ना। सुरक्षा परिषद क्या करते हैं? प्रतिबंध लगाने और सैन्य कार्रवाई को अधिनित करने की शक्तियों के साथ हैं, और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए ये महत्वपूर्ण रूप से जिम्मेदार है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो है वो शांति कैसे कायम की जा सके, और सुरक्षा का जो जिम्मेदारी दिया गया है इन लोगों के कंधे पर दिया गया है। दूसरी ओर अगर हम लोग देखें, देखिए महासभा का क्या महत्वपूर्ण रूप से जो इनका है, वो संयुक्त राष्ट्र का जो है मुख्य विचार विमर्श, नीति निर्धारण और प्रतिनिधि अंग है, जहां सभी सदस्य देशों का समान प्रतिनिधित्व होता है, ठीक है ना। जो ये महासभा होती है तो उसमें जो सभी देशों के जो मुख्य होते हैं लोग को बुलाया जाता है, या अपने अपने देशों के लोग प्रतिनिधि को वहां पर भेजते हैं, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर वहां चर्चाएं होती हैं, निर्णय लिए जाते हैं, और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने की बात होती है वहां पर, और अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका का आयोजन भी किया जाता है, ठीक है। तो ये दो महत्वपूर्ण था, सुरक्षा परिषद और महासभा, ठीक है। जो ये संयुक्त राष्ट्र संघ के महत्वपूर्ण जो है ये अंग है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर डिस्कस हम लोग प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर आगे। तो यहाँ पर बताया गया उनके कार्य होने की बात हो गई आपको इसके समक्ष। 22वां देखिए प्रश्न क्या है? भारत के नागरिक के रूप में भारत की राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्यता क्यों होनी चाहिए? इसके पक्ष में 2 तर्क दीजिए। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये देखिए नंबरों का बंटवारा कैसे किया गया है, बड़ा जानदार तरीके से किया गया है, 2.5 नंबर और 2.5 नंबर, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर जब हम लोग बढ़ते हैं डिस्कशन, देखिए भारत के नागरिक के रूप में भारत को राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्यता क्यों मिलनी चाहिए, तो इस पर भी हम लोग थोड़ा सा करते हैं अपने विचारों का व्याख्यान। देखिए राष्ट्र संघ में क्या हो गया, भारत की स्थायी सदस्यता एक अधिक प्रतिनिधि मूलक है, ठीक है। यानी संयुक्त राष्ट्र में अगर देखा जाए तो भारत की स्थायी सदस्यता जो है वो अधिक प्रतिनिधि मूलक है और समावेशी भी है, वैश्विक निर्णय लेने वाली संस्था प्रदान करेगी। दुनिया के अगर देखा जाए तो दूसरे सबसे अधिक आबादी वाले देश और प्रमुख आर्थिक और सैन्य शक्ति रूप में देखा जाए तो भारत की भागीदारी जो है वो अंतरराष्ट्रीय समुदाय के विविध दृष्टिकोण में अगर देखा जाए तो बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करेगी, ठीक है। इसलिए भारत को जरूर मिलना चाहिए भागीदारी, ठीक है। क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को लेकर, इतने बड़े लोकतांत्रिक देश को लेकर, इतनी बड़ी विश्व धरोहर को लेकर, इतनी बड़ी विश्व गुरु की कल्पना, विश्व की धरोहर की जो कल्पनाएं दी गई सब पूरे विश्व को, और विश्व गुरु रहा भी है हम लोग का देश भारतवर्ष। बहुत सी चीजें यहाँ से हुई हैं, लेकिन कुछ जो संयुक्त राष्ट्र संघ में भी बैठे हुए हैं, जो कुछ ऐसे राष्ट्र हैं जो भारत को स्थायी संस्था के रूप में या भारत को बेहतर तरीके से उभर कर आने से वो रोक देते हैं। देखिए इसके अतिरिक्त क्या होता है, भारत के शामिल होने से जो होगा वो प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य सेवा और सतत विकास जैसे क्षेत्रों में भारत की विशेषज्ञता का लाभ उठाते हुए जो होगा वैश्विक चुनौतियों से निपटने में लीग की क्षमता में वृद्धि हो सकती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अगर भारत को उसमें
प्रतिनिधित्व मिला तो उसका व्यापक प्रभाव देखने को मिलेगा, और बल्कि सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा, नकारात्मक प्रभाव नहीं। ठीक है, तो सकारात्मकता के लिए भारत की भागीदारिता जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल करनी ही चाहिए। ठीक है ना, कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत की स्थायी सदस्यता अधिक संतुलित और प्रभावी राष्ट्र संघ में योगदान देगी, जिससे अधिक वैश्विक स्थिरता और सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। अभी आपने देखा कि यहाँ पर जो युद्ध हुआ, इधर आपका ईरान उड़ान वाला लफड़ा हुआ था, ठीक है, तो वहां पर भी बीच में हस्तक्षेप भारत को ही करना पड़ता है, क्योंकि भारत वो जो आके ऑटोमेटिकली जुड़ जाता है। ठीक है ना, सऊदी और उधर ईरान वाला लफड़ा था, उधर आप जब चले जाएंगे तो रूस और यूक्रेन वाला, तो भैया दोनों के लोग जो थे वो भारत के यहाँ तुरंत अपने दे रहे हैं, विचारधाराएं रख रहे हैं। इधर देखिए जो आपके तालिबान आए अफगानिस्तान में, तो उनकी विचारधाराएं तुरंत आई, वो तुरंत मतलब सहयोग की बात हो गई इंडिया से। तो भारत विश्व गुरु इस यूं ही नहीं कहा जाता भारतवर्ष को। भारतवर्ष की भूमि की विशेषता है, भारतवर्ष की बहुत पहले से ही ऐसी बनी हुई है, यहाँ का दृष्टिकोण ही बना हुआ है कि लोग जरूर अपने एक बार कहते हैं कि चलो भैया भारत देश का क्या दृष्टिकोण है हम लोग के प्रति, तो इसलिए जो है भारत को भी पहचान मिलना बहुत ही जरूरी है स्थायी सदस्यता के रूप में। देखिए आसियान का निर्माण क्यों किया गया, क्या यह अपने उद्देश्यों की पूर्ति में सफल है, इसके पक्ष में अपने विचार स्पष्ट कीजिए। देखिए क्यों किया गया 1 नंबर मिलेगा आपको, और इसके उद्देश्य की पूर्ति में कितना सफल हुआ है 2 नंबर मिलेगा, और इसके पक्ष में अपना जब विचार रखेंगे तब भी आपको 2 नंबर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो कम समझ लीजिए कि आप आईएएस का ही निबंध लिख रहे हैं। ठीक है ना, आसियान क्यों बनाया गया, क्या यह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल है, इसके पक्ष में जो है विचार देना है। देखिए डिस्टेंस आसियान के बारे में अगर हम लोग बात करें तो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन। ठीक है ना, दक्षिण पूर्वी एशियाई सहयोग संगठन जो ये बनाया गया वो क्षेत्रीय स्थिरता, ठीक है ना, दक्षिण एशिया के जो देश हैं उनको मिलाकर बनाया गया दक्षिण पूर्व एशिया के देश, तो आसियान को बनाया गया जिसमें क्षेत्रीय स्थिरता को लाया गया और आर्थिक विकास की बात की गई, और सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देने के लिए 1967 में बनाया गया था। ठीक है ना, यह सदस्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना, व्यापार को जोड़ना, निवेश के रूप में और एक दूसरे के सहयोग के रूप में बने रहना, शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। ठीक है दोस्तों, और जो सांस्कृतिक जो आदान प्रदान है वो भी होते रहेंगे, लोगों से लोगों के बीच में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना। कुल मिलाकर आसियान जो था वो क्षेत्रीय एकीकरण और सहयोग को बढ़ावा देने में सफल रहा भी है, जिससे यह दक्षिण पूर्वी एशिया की स्थिरता और समृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण संगठन बन गया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं से कुछ अपने उद्देश्यों पर यह सफल भी है, कुछ जगहों पर विफल भी है, तो लेकिन सब मिला जुला कर देखा जाए तो इसका असर ये चीजें देखिए बनती है तो उसका जो असर देखने को मिलता है, व्यापक असर देखने को मिलता है। दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली का भारतीय राजनीतिक पर क्या प्रभाव पड़ा, स्पष्ट कीजिए। एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली, ठीक है ना, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, देखिए एक दलीय की बात हो रही है तो यहाँ पर कांग्रेस का बात आना स्वाभाविक है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जब तक प्रधानमंत्री थे उस समय समझ लीजिए कि कोई पक्ष खड़ा ही नहीं होता था। ठीक है ना, सीधे सीधे वहां पर बात हो जाती थी कि भैया हाँ ये विरोध जो है प्रधानमंत्री ये रहेंगे, इन्होंने ही चुनाव इस बार का लड़ेंगे, उठेंगे, बैठेंगे। ठीक है ना, जो भी चीजें होती थी वो होती थी। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग जब बढ़ते हैं स्वतंत्रता के बाद देखा जाए तो एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली का भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद अगर बात किया जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली का भारतीय राजनीति पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। देखिए इसके परिणाम स्वरूप अगर क्या हुआ, पहली बात तो देखा जाए तो विपक्ष की कमी। देखिए मैंने पहले ही बताया आपको कि जब लोकतंत्र की आप बात कर रहे हैं तो विपक्ष को भी लाइए। प्रभावी विपक्ष तभी कहा जाएगा जब विपक्ष के पास भी सीटें रहेंगी, और लोकतंत्र की सबसे बड़ी मजबूती है कि आपका विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए। सीमित राजनीतिक विविधता है जिसके कारण जो होता है वो भ्रष्टाचार हो गया, भाई भतीजावाद हो गया, और सत्ता का संकेंद्रण जैसे मुद्दे सामने आए। ठीक है ना, इस प्रभुत्व ने एक बहुत मजबूत बहुदलीय प्रणाली के विकास में भी बाधा उत्पन्न की,
जो एक स्वतंत्र स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। समय के साथ क्या हुआ, इसमें बदलाव भी देखा गया, परिवर्तन भी हुआ, ठहराव भी हुआ, सरकार और लोगों के बीच में जो अलगाव की भावना भी बढ़ी। और 20वीं सदी के अंत तक देखा जाए तो भारत में जो बहुदलीय राजनीतिक परिदृश्य की ओर कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं देखा गया। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें जो है वो एक दलीय प्रभुत्व के रूप में होने की वजह से ही ऐसी चीजें देखने को मिली। ठीक है, लेकिन कहता है समय जो होता है वो परिवर्तन प्रकृति का नियम है। चीजें जो होती हैं वो स्वतः ही अपने समय पर जब होना होता है तो स्वाभाविक होता है, चीजें आती हैं होती हैं, बदलाव परिवर्तन वो होता ही है। 1975 ईस्वी में 1975 ईस्वी में आपातकाल लागू होने से हमें क्या सीख मिलती है, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न बड़ा जानदार जानदार है डिस्टेंस, बहुत ही मजेदार है, मुझे तो पढ़ाने में एकदम जबरदस्त मजा आ जा रहा है। यकीन है कि मुझे उम्मीद है कि आपको पढ़ने में भी उसी प्रकार का आनंद आ रहा होगा। 1975 ईस्वी में आपातकाल लागू होने से हमें क्या सीख मिलती है, इसका जो है स्पष्टीकरण करना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसका स्पष्टीकरण हम लोग। भारत में 1975 में आपातकाल लागू होने से हमें लोकतंत्र को कायम रखने और व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करने का महत्व सिखाया गया कि व्यक्तिगत रूप से आप अपने अधिकारों की कैसे रक्षा करेंगे और लोकतंत्र को कायम रखते हुए आप आपातकाल को कैसे लगा सकते हैं, ये महत्वपूर्ण टास्क था। इसको ये चीज सीखने को मिलती है वहां से। इसमें देखिए डिस्टेंस अनियंत्रित शक्ति के खतरों और लोकतांत्रिक व्यवस्था के भीतर मजबूत नियंत्रण और संतुलन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला कि हाँ भैया, किस तरीके से जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो मजबूत भी है, नियंत्रित भी है और संतुलित भी है। यह आयोजन जो था वो सत्ता के दुरुपयोग की संभावना और लोकतांत्रिक सिद्धांतों की सुरक्षा में सतर्कता के महत्व की याद दिलाता है। यह सरकार को जवाबदेही बनाता है, रखने में स्वतंत्र प्रेस हो गया, स्वतंत्र न्यायपालिका के महत्व को भी रेखांकित करता है कि भैया स्वतंत्र प्रेस है तो किस तरीके से प्रेस कार्य कर रहा है, स्वतंत्र न्यायपालिका बनाई गई है तो न्यायपालिका आपकी कहाँ है, किस तरीके से वो काम कर रही है। ठीक है, और जो लोकतंत्र को सत्तावाद से रोकना और मौलिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए जो है नागरिकों से निरंतर सतर्कता और सक्रिय भागीदारिता के रूप में जो है कैसे हम उनको ले सकते हैं अपने साथ, इसका भी जो समझ विकसित किया गया। ये 1975 वाला जो आपका लगाया गया था, क्या जो आपातकाल लगाया गया था। 26वां देखिए प्रश्न क्या है आप लोगों का, असम आंदोलन सांस्कृतिक अभियान और आर्थिक पिछड़ेपन की मिलीजुली अभिव्यक्त था, तथ्य सहित उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। असम आंदोलन जो था वो क्या था, वो सांस्कृतिक असम आंदोलन जो था वो सांस्कृतिक अभियान और आर्थिक पिछड़ेपन की मिलीजुली अभिव्यक्त था, तथ्य सहित उदाहरण देकर इसे स्पष्ट करना है। ये हम लोग का प्रश्न क्या हो जाएगा, 26। 26 के व्याख्यान को देखते हैं डिस्टेंस हम लोग यहाँ पर। देखिए कैसे व्याख्यान है यहाँ पर, थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। 26 वाला जो ये है 1970 के दशक में, देखिए डिस्टेंस यहाँ पर बात हो रही है 1970 के दशक में शुरू हुआ असम आंदोलन वास्तव में सांस्कृतिक अभियान और आर्थिक पिछड़ेपन की मिश्रित अभिव्यक्ति थी। ठीक है ना, जो असम आंदोलन था वास्तव में देखा जाए तो एक तरीके से सांस्कृतिक अभियान के रूप में भी हम लोग इसको देख सकते हैं, और देखा जाए तो आर्थिक पिछड़ेपन की मिश्रित अभिव्यक्ति, यानी आर्थिक रूप से वो पिछड़े हुए थे इसलिए उनका एक रोष भी था। ठीक है, वो जो सामने निकल कर उभर कर आया। सांस्कृतिक मोर्चों पर देखा जाए तो इसका उद्देश्य जो था भारत और बांग्लादेश के अन्य हिस्सों में से बड़े पैमानों पर आप्रवासन द्वारा उत्पन्न कथित खतरों से असमिया लोगों की विशिष्ट पहचान की रक्षा करना था। ठीक है, इसका उदाहरण जो था असमिया भाषा थोपने और बाहरी लोगों की आमद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन था। ठीक है ना, असमिया भाषा थोपना उन पर था एक बनाना, और जो था बाहरी लोग आ रहे थे उन पर कैसे नियंत्रण किया जा सके, जो जिसे हम लोग प्रवासी उन लोगों के बारे में बात होती है कि वो आ रहे हैं। और आर्थिक रूप से आंदोलन ने क्षेत्र के अविकसित और अवसरों की कमी को उजागर किया, जिसे आर्थिक स्वायत्तता और संसाधन की मांग उठाई गई कि भैया अब ये कैसे सही होगा चीजें। आंदोलन की परिणति 1985 में क्या किया गया, असम समझौते पर हस्ताक्षर के साथ हुआ, जिसमें
इनमें से कुछ चिंताओं को संबोधित भी किया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये एक महत्वपूर्ण कदम था। चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे दोस्तों और देखते हैं यहाँ पर खंड ग में प्रश्न कौन कौन से हैं आप सभी लोगों के। देखिए लघु उत्तरी प्रश्न 2, यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न एक से बढ़कर एक है। 27वां प्रश्न, भारत और चीन की उभरती अर्थव्यवस्था में वर्तमान की एक ध्रुवीय व्यवस्था को चुनौती देने की क्षमता है। वर्तमान परिस्थितियों की दृष्टि से क्या आप इससे सहमत हैं? अपने मत को पुष्टि में तर्क भी दीजिए। अपने मत की पुष्टि में तर्क भी देना है। चलिए थोड़ा सा देखा जाए, प्रश्न बहुत जटिल है, देने का प्रयास किया जाएगा पूरा उत्तर इसको डिस्टेंस। समझ बहुत जरूरी है इस प्रश्न के लिए। देखिए भारत और चीन जो है दोस्तों, देखिए भारत जो है अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से उभरते हुए में है, विकासशील देश में। चीन जो है वो थोड़ा सा आगे है भारत से। तो भारत और चीन की उभरती अर्थव्यवस्थाओं में देखा जाए तो वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रभुत्व वाली मौजूदा एक ध्रुवीय प्रणाली को चुनौती देने की क्षमता है। ठीक है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका की बात होती है कि बड़ा पावरफुल है अर्थव्यवस्था में, तो भारत और चीन को जो है वो की अर्थव्यवस्था को जो है हम लोग संयुक्त राज्य अमेरिका के टक्कर वाली में रख सकते हैं एक बार। ठीक है ना। वजह क्या है दोस्तों, थोड़ा सा बस स्ट्रॉन्ग इसलिए जब हम लोग का देश आजाद हुआ तो $1 जो था वो $1 के बराबर था। लेकिन आज ये है कि $1 जो है वो 83 लगभग 83 या 84 रुपए के बराबर हो चुका है। तो बताइए इतनी बड़ी विषमता हो गई है। नहीं तो अगर थोड़ा सा भी, अगर आधे हाथ पे भी रहता तब भी समझ लीजिए हम लोग अर्थव्यवस्था में तो आगे निकल जाते। ठीक है ना। जो हम लोग क्या थोड़ा सा भ्रष्टाचार, करप्शन, ये सब मामले रुक जाते तो निश्चित तौर पर इसका जो दूरगामी परिणाम देखने को मिलता। देखिए इस दृष्टिकोण के समर्थन में कई तर्क हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो भारत और चीन दोनों ने पिछले कुछ दशकों में देखा जाए तो तेजी से आर्थिक विकास का अनुभव किया है, जिससे उनके वैश्विक प्रभाव में देखा जाए तो उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। चीन अगर देखा जाए तो, अगर विशेष रूप से देखा जाए भाई, अभी चीन जो है वो और भी आगे, क्योंकि बिजनेस मामले में जो है चीन आगे रहता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के मामले में जो है सस्ते में चीजों को उपलब्ध करा भी लेते हैं लोग। तो चीन जो है विशेष रूप से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश में एक प्रमुख खिलाड़ी बन गया है। ठीक है, इससे हम लोग तनिक भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जो है चाइना तो ये है ही, और अमेरिका को सबसे ज्यादा डर जो है वो चाइना से ही है। ठीक है ना। और ये चाइना जो है, चाइना इधर डरता है भारत से। देखिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो हो गया और निवेश में एक प्रमुख खिलाड़ी बन गया है। भारत भी देखा जाए तो अपनी विशाल और बढ़ती जनसंख्या के साथ, अपनी विशाल और बढ़ती जनसंख्या के साथ जो है आने वाले वर्षों में एक प्रमुख आर्थिक शक्ति बनने की ओर भी अग्रसर है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों हम लोग भी योगदान देते हैं भाई, विदेशी करेंसी को अपने देश में लाना ये एक बहुत बड़ी बात है। और हम लोग भी जो है कुछ जो है योगदान दे रहे हैं अपने, भले ही 4 महीने 6 महीने में हम लोग $100 मंगा रहे हैं, लेकिन ला तो रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों का सहयोग मिला तो और भी बेहतर होगा वो। दूसरे देखा जाए दोस्तों तो दोनों देश जो है वो चीन की बेल्ट एंड रोल, देखिए दोनों देश जो है वो चीन की बेल्ट एंड रोड पहल और भारत की एक्ट ईस्ट नीति जैसी पहलों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय रूप से अपना प्रभाव बढ़ा रहे हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य देखिए क्या है, अन्य देशों के साथ अपने आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को बढ़ाना है। ठीक है ना, जिससे पश्चिमी शक्तियों के समक्ष जो है वो खड़ा हो सके और उनको चुनौती दिया जा सके। ठीक है ना। इसके अलावा देखिए संयुक्त राष्ट्र और विश्व व्यापार संगठन जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय मंच है, वहां पर भी भारत और चीन की बढ़ती मुखरता और अधिक प्रमुख वैश्विक भूमिका के लिए उनकी आकांक्षाओं को दर्शाती है। ठीक है, और सहयोग के रूप में भारत के लिए भी और चीन के लिए भी देखिए वहां से विश्व व्यापार संगठन से हो गया, संयुक्त राष्ट्र से हो गया, तो अपनी अपनी विचारधाराएं मिलती रहती है, ये भी एक महत्वपूर्ण रहता है। तो करना पड़ता है। देखिए वर्तमान वैश्विक भू राजनीतिक परिदृश्य अगर देखा जाए तो जटिल और गतिशील है। इसमें सत्ता के वितरण को प्रभावित करने वाले कई कारक भी मौजूद हैं। लेकिन निष्कर्षता अगर हम लोग देखें, थोड़ा सा निष्कर्ष के रूप में अगर कुछ समझने का प्रयास करें, देखिए भारत और चीन की निश्चित रूप में वर्तमान जो है वो एक ध्रुवीय प्रणाली को चुनौती देने की क्षमता है। वे किस हद तक ऐसा कर सकते हैं यह घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कारकों की एक विस्तृत श्रृंखला पर निर्भर करेगा।
केवल हम लोग अपने पक्ष का रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपने मायने रखती है, ठीक है ना। उभरना महत्वपूर्ण विकास है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के भविष्य को आकार देना जारी रखेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपका टॉपिक हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे डिस्कशन, थोड़ा सा प्रश्न भी देख लेते हैं आप लोग को। आप लोगों को भी लगना चाहिए कि हाँ, जो भी चीजें डिस्कस हो रही है वो आपके पेपर से हो रही है डिस्कशन। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रयागराज के पेपर से हो रही है, ठीक है। वैश्विक पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे, वैश्विक पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे 1990 के दशक से विभिन्न देशों के लिए प्राथमिक सरोकार क्यों बन गए, किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए, ठीक है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है, ठीक है। चलिए वैश्विक पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित मुद्दे अगर देखा जाए तो मुद्दे कई महत्वपूर्ण कारणों से 1990 के दशक से विभिन्न देशों के लिए प्राथमिक चिंता बन गए। सबसे पहले देखा जाए तो पर्यावरण पर मानव गतिविधियों के प्रभाव की बढ़ती मान्यता, विशेष रूप से प्रदूषण हो गया। भाई जाहिर सी बात है, संतुलन बिगड़ना। देखिए प्रदूषण होता क्या है, शुद्ध वायु का न मिलना, शुद्ध हवा का न मिलना, शुद्ध पानी का न मिलना, शुद्ध जल का न मिलना, शुद्ध मिट्टी का न मिलना, ठीक है ना, शुद्ध ध्वनि का न मिलना, सब जो है वो प्रदूषण के दृष्टिकोण से ही आते हैं, ठीक है ना। वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में देखा जाए तो इन मुद्दों को संबोधित करने में तत्कालिक की भावना बढ़ गई और 1990 के दशक में औद्योगिकरण के हानिकारक प्रभावों और ग्रह पर अस्थिर प्रथाओं के बारे में वैज्ञानिक अनुसंधान और सार्वजनिक जागरूकता में वृद्धि देखी गई, जिसमें सरकारों को कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया गया। भैया चलिए जुटिए, सब लोग जुटा जाए और इस पर कार्य किया जाए। दूसरे जलवायु परिवर्तन पर जो है संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन रखा गया, संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन जिसे हम लोग UNFCCC भी कहते हैं, ठीक है ना। क्योटो प्रोटोकॉल भी लाया गया, जैसे वैश्विक पर्यावरण समझौतों पर अपनी विचारधाराएं रखे लोग, राष्ट्र के जो लोग हैं, नायक हैं, और कैसे इस पर निपटारा किया जाए, कैसे इस पर लड़ा जाए, कैसे इसे दूर किया जाए, ठीक है ना, इस पर पूरा बात आया। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को कैसे बढ़ावा दिया जाए और सामूहिक प्रयासों और प्रतिबद्धता के कारण ये चीजें जो है पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देने के लिए एक दूसरे को सभी लोगों ने प्रोत्साहित भी किया, ठीक है। अंततः देखा गया तो देखिए 1990 के दशक में पर्यावरणीय क्षरण के आर्थिक और सामाजिक निहितार्थ जो थे वो अधिक स्पष्ट हो गए, जिससे सार्वजनिक और राजनीतिक जो दृष्टिकोण था वो बदलाव आया उसमें, और वायु और जल प्रदूषण, जैव विविधता की हानि और प्राकृतिक संसाधनों की कमी जैसे मुद्दों से मानव स्वास्थ्य, आजीविका और समग्र कल्याण पर सीधा प्रभाव डालना शुरू कर दिया। जिससे सरकारों को सतत विकास और जीवन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के साधन के रूप में पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित किया गया, ठीक है। तो देखिए डिस्टेंस ये जो था 1990 का दशक था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। और रियो डी जेनेरियो में जो आपका ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में 1992 में ये सम्मेलन किया गया था जलवायु और पर्यावरणीय संबंधित मुद्दों को लेकर, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया और प्राथमिक चिंता का विषय बना। ये पर्यावरण की सुरक्षा को ही प्राथमिक चिंता के रूप में देखा गया, ये एक सराहनीय कार्य हुआ, ठीक है ना। चलिए ये अच्छी चीज था, ये अच्छा प्रश्न था और अच्छा कदम भी था। 29वें प्रश्न की ओर, नियोजन से क्या अभिप्राय है, नियोजित अर्थव्यवस्था की राह में प्रथम एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं की भूमिका का उल्लेख कीजिए। मेरे दृष्टिकोण में ये प्रश्न जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए नियोजन से तात्पर्य क्या होता है, देखिए लक्ष्य निर्धारित करने, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्यों को निर्धारित करने और उन कार्यों को पूरा करने के लिए जो है वो संसाधनों को आवंटित करने की प्रक्रिया जो होती है उसे ही हम लोग नियोजन कहते हैं, ठीक है ना। देखिए डिस्टेंस को ध्यान समझिए कि किसी लक्ष्य को निर्धारित, यानी जो लक्ष्य निर्धारित करने, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो कार्यों का निर्धारण किया जाता है और उन कार्यों को पूरा करने के लिए जो संसाधन का हम प्रयोग करते हैं, आवंटित किया जाता है, जो विचारधाराएं रखी जाती हैं, उसे हम लोग नियोजन कहते हैं, ठीक है ना। देखिए अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अगर देखा जाए, अर्थव्यवस्था के संदर्भ में तो नियोजित अर्थव्यवस्था एक आर्थिक प्रणाली को संदर्भित करती है जिसमें सरकार होता है
या केंद्रीय प्राधिकरण की बात होती है, तो उत्पादन की बात होती है, निवेश की बात होती है, आवंटन के बारे में वो निर्णय लेते हैं। सोवियत संघ में देखिए क्या किया गया, नियोजित अर्थव्यवस्था के विकास में पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाएं जो थी वो महत्वपूर्ण थी। पंचवर्षीय योजनाएं जो लाई जाती थी 5 वर्ष के लिए कि भैया ये 5 साल में फलाने विषय पर काम होगा, ठीक है ना। 1928 में लागू की गई पहली पंचवर्षीय योजना तेजी से औद्योगिकरण पर केंद्रित थी, जिसमें स्टील हो गया, कोयला, मशीनरी जैसे भारी उद्योग पर विशेष जोर दिया गया। देखिए इस योजना का उद्देश्य क्या था, मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो सोवियत संघ को एक कृषि प्रधान समाज से एक औद्योगिक महाशक्ति में बदलना था, ठीक है ना। इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यही था कि भैया अब कृषि प्रधान देश की बात बड़ी हो रही है, थोड़ा सा इसको हम लोग औद्योगिकरण की ओर भी लेकर चले, ठीक है ना। सरकार ने विशिष्ट उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संसाधनों को भी निर्दिष्ट किया, केंद्रीय योजनाएं भी लाई गई उसके लिए। और 1933 में जब दौर थोड़ा सा आगे बढ़ा और दूसरी पंचवर्षीय योजना जब आई तो औद्योगिकरण पर ध्यान जारी रखा गया और बुनियादी ढांचे के विकास के साथ ही साथ अगर देखा गया, ठीक है ना, परिवहन नेटवर्क के विस्तार पर भी जोर दिया गया। इस योजना का उद्देश्य जो देखा गया तो सोवियत अर्थव्यवस्था को और मजबूत करना और आत्मनिर्भरता की क्षमता को बढ़ाना था। और इसके लिए जो था योजनाओं ने केंद्रीकृत निर्णय लेने और संसाधन आवंटन के लिए एक रूपरेखा प्रदान करके सोवियत अर्थव्यवस्था को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया गया, ठीक है ना। हालांकि देखा जाए तो यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि योजनाओं ने अपने कुछ लक्ष्य हासिल भी किए और बहुत से में वो असफल भी रहे, लेकिन उन्हें चुनौतियों और सीमाओं का भी सामना करना पड़ा, विशेष रूप से अक्षमताओं और लचीलेपन की कमी के मामले में, ठीक है ना। तो देखिए योजनाएं तो बनाई जाती हैं लेकिन योजनाओं पर सही तरीके से अगर कार्य हो तब चीजें सफल होती हैं। तीसरा देखिए प्रश्न जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और करंट का भी ये प्रश्न है। और आप जानते हैं कि 22 जनवरी को जो है वो रामलला जो है अपने गर्भगृह में जो है वो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा गया और उन्होंने विराजमान भी हो गए वो। अयोध्या विवाद क्या था, इसका समाधान कैसे हुआ, ठीक है डिस्टेंस। तो ये है प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अयोध्या विवाद क्या था, इसका समाधान कैसे हुआ। देखिए अयोध्या विवाद अगर देखा जाए तो भारत में एक लंबे समय से चल रहा धार्मिक और राजनीतिक संघर्ष था। भाई देखिए इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से भी लोग देखते थे, जो बाबरी मस्जिद के स्थल पर केंद्रित था, ठीक है ना। जो अयोध्या शहर में एक मस्जिद थी जिसे हिंदुओं द्वारा देवता भगवान राम का जन्म स्थान माना जाता है, ठीक है, माना जाता है। और भगवान राम या रामायण की बात करते हैं आप तो मैक्सिमम जो घटनाएं हैं वो अयोध्या शहर के ही इर्द गिर्द घूमती हैं, ठीक है ना। अयोध्या प्रभिसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधारी पुकरई मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। प्रभिसी नगर कीजिए सब काजा। तो प्रभिसी नगर देखिए डिस्टेंस अयोध्या शहर की बात हो रही है। तो जो हिंदुओं द्वारा देवता या देव, देखिए भगवान राम जो थे वास्तव में वो बहुत ही पुरुषोत्तम राम थे। और थोड़ा सा बात करें हम लोग देखिए डिस्टेंस, मैं यहाँ पर एक धर्म को लेकर नहीं बल्कि एक व्यक्ति को लेकर उसके व्यक्तित्व को लेकर मैं आपको एक कुछ बातें बताना चाहता हूँ। रामचरितमानस, देखिए राम के चरित्र को धारण कीजिए। देखिए डिस्टेंस भगवान राम की जो मैं बात कर रहा हूँ आप सभी लोगों के समक्ष जो है, भगवान राम जो थे वो रावण से हर मामलों में वो पीछे थे, ठीक है ना, हर मामलों में पीछे। लेकिन हम लोग रामायण की जब बात करते तो रामचरितमानस के राम जी के चरित्र को अपने मन में धारण कीजिए, आप डिविजन से बहुत ही जबरदस्त बुलंदियों को प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। जिसे हिंदुओं द्वारा देवता भगवान राम का जन्म स्थान माना जाता है। यह विवाद जो था डिविजन वो 16वीं शताब्दी का था, जब मुगल सम्राट बाबर ने पहले से मौजूद हिंदू मंदिर की जगह पर मस्जिद का निर्माण कराया था। देखिए ये जो है बाबर, ठीक है ना, बाबर जो था वो कौन था, मुगल सम्राट, यानी मुगल सम्राट के संस्थापक के रूप में बाबर की बात होती है ना। तो जब इब्राहिम लोदी को उसने हराया था तो हरा कर जब ये यहाँ पर आया दिल्ली के साम्राज्य पर जब स्थापित हुआ तो वहां पर देखिए मस्जिद का यानी हिंदू मंदिर जो था राम मंदिर को तोड़कर वहां पर जो बाबर मस्जिद का
बाबरी मस्जिद का उसने निर्माण कराया था। देखिए, सदियों से स्थल से स्वामित्व को लेकर हिंदू और मुसलमानों के बीच तनाव बढ़ता गया, जिससे सांप्रदायिक हिंसा और कानूनी लड़ाई हुई। यह विवाद जो था 1992 में एक गंभीर बिंदु पर पहुंच गया, जब हिंदू चरमपंथियों द्वारा बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया। ठीक है, जिससे बड़े पैमाने पर दंगे भड़क उठे और देश में धार्मिक विभाजन और गहरा हो गया। ठीक है दोस्तों, देखिए कितना बड़ा ये मार्मिक समय है हम लोग के देश के लिए था वो समय। धार्मिक विभाजन और गहरा हो गया और वर्षों की कानूनी लड़ाई के बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने नवंबर 2019 में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें फैसला सुनाया गया कि विवादित भूमि को हिंदू मंदिर बनाने के लिए एक ट्रस्ट को सौंप दिया जाना चाहिए। साथ ही मुस्लिम समुदाय को जमीन का एक अलग टुकड़ा भी आवंटित किया जाना चाहिए। एक मस्जिद का निर्माण अदालत के फैसले का उद्देश्य लंबे समय चले आ रहे संघर्ष को सुलझाना और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देना था। अयोध्या विवाद का समाधान भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था, जो विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच सुलह और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की दिशा में एक कदम का संकेत था। इसने जटिल और संवेदनशील धार्मिक विवादों को संबोधित करने के न्यायिक हस्तक्षेप के महत्व पर भी प्रकाश डाला। ठीक है दोस्तों, जो कि ये धार्मिक मुद्दा राजनीतिक मुद्दा ही बना हुआ था, जो अब पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण भी चीज थी। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण आप बीती था अयोध्या विवाद, जो कि अब सुलझ चुका है और बहुत ही जबरदस्त तरीके से। चलिए दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं यहाँ प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर आपके आगे और देखते हैं अन्य प्रश्नों को। अब देखिए, बात होगी आप लोगों के साथ दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के श्रृंखला की। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कैसे पूछे जा रहे हैं, आपको उनके उत्तर कैसे देने हैं, ये सभी जानकारियां आपको रखनी होंगी। ठीक है, और संतुलित उत्तर हेडिंग के द्वारा 4 लाइन 8 लाइन 10 लाइन लिखने के बाद जो है पैरा को चेंज करते हुए आप आगे बढ़िए। ठीक है दोस्तों, ये चीज याद रखिएगा, पैरा को चेंज करना भी बहुत जरूरी है। ठीक है ना। तो 21वां देखिए प्रश्न क्या है, दक्षेस क्या है, इसका गठन कैसे हुआ। दक्षिण एशिया की प्रगति में जो दक्षेस है, सार्क है, ज्यादा बड़ी भूमिका निभा सके, इसके लिए आप क्या सुझाव देंगे। ठीक है, तो चलिए भाई सुझाव देते हैं हम लोग, जो हम लोग के समक्ष में रहेगा, जो हमारे विचाराधीन में रहेगा। देखिए दोस्तों, सार्क जो था, जो क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संघ के लिए खड़ा है, एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है, जिसमें दक्षिण एशिया के जो 8 सदस्य देश इसमें शामिल है। दक्षिण एशिया के 8 सदस्य देश इसमें शामिल है। कौन कौन है, चलिए इस पर बात कर लेते हैं। देखिए, अफगानिस्तान की बात हो गई, बांग्लादेश की बात हो गई, भूटान की बात हो गई, भारतवर्ष की बात हो गई, मालदीव की बात हो गई, नेपाल की बात हो गई, पाकिस्तान और श्रीलंका की बात हो गई। ठीक है, कौन कौन याद रखिएगा, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ठीक है, इसका गठन जो था 1985 में आर्थिक और क्षेत्रीय एकीकरण के साथ साथ कृषि पर काम करना, ग्रामीण विकास पर काम करना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर कैसे काम कर सकते हैं हम लोग, कैसे यहाँ की संस्कृति को वहाँ की संस्कृति के साथ ढला जा सकता है, ऐसे विभिन्न जो क्षेत्र थे उन सभी पर सहयोग करना और एक दूसरे के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे का साथ देना। देखिए, दक्षिण एशिया की प्रगति में देखा जाए तो सार्क की भूमिका बढ़ाने के लिए कई सुझावों पर विचार भी किया गया ना। लंबे समय, सबसे पहले तो देखा गया तो लंबे समय से चले आ रहे क्षेत्रीय जो मुद्दों और संघर्षों के समाधान के लिए जो है सदस्य देशों की ओर से बढ़ी हुई राजनीतिक इच्छा शक्ति और प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। सार्क पहल की सफलता के लिए सदस्य देशों के बीच विश्वास और सहयोग बनाना महत्वपूर्ण है। और जाहिर सी बात है कि एक दूसरे, जब भी किसी उद्देश्य को आप बना रहे हैं तो उस 8 देशों का आपस में कितना तालमेल है, ये बहुत जरूरी है। पहले तो यही सबसे बहुत जरूरी है, सफलता के लिए वो लोग कितना विश्वास रख रहे हैं एक दूसरे के प्रति, सहयोग की भावना कितनी है। और दूसरा अगर देखा जाए तो क्षेत्र के भीतर आर्थिक एकीकरण और व्यापार सुविधा बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी चीज है।
इससे व्यापार बाधाओं को कम करना और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। और सीमा पार व्यापार और निवेश के लिए अधिक अनुकूल वातावरण को कैसे बढ़ावा दिया जाए, तो ये बहुत जरूरी चीज है। ठीक है ना। आर्थिक संबंधों को मजबूत करना और पारस्परिक लाभ सभी लोगों को मिल सके उसका। जलवायु परिवर्तन पर काम करना, प्राकृतिक आपदाएं हो गई, सार्वजनिक स्वास्थ्य जो व्यवस्थाएं हो गई उनमें कैसे निपटाया जा सके, उसको कैसे मिलजुल कर किया जा सके। ठीक है। जो कितनों ने कितनों को संभाला राष्ट्रों ने, आप देखें कोरोना महाकाल में, महामारी में ये चीज देखने को मिला कि कितने राष्ट्रों ने कितने राष्ट्रों को संभाला, कितनों ने कितने लोग संभाला, एक घर के लोग, अगर एक घर अगल बगल वाले पास पड़ोस ने सब, मतलब सभी चीजें देखने को मिली। अलगाव भी, टकराव भी देखने को मिला, लगाव भी देखने को मिला, सब चीज देखने को मिला। मजबूत करने से पारस्परिक जो लाभ हो सकता था, दक्षिण एशिया के समग्र विकास में योगदान मिल सकता है। तो ये सभी बातें जो है निकल कर सामने आई। ठीक है डिस्टेंस, तो समझिए उत्पन्न करना, कुल मिला जुला कर देखा जाए तो सार्क को दक्षिण एशिया की प्रगति में बड़ी भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। और ये सदस्य देशों का सहयोग और आपसी सम्मान की भावना से मिलकर ही काम करना जरूरी है, तभी ये सभी चीजें जो है, जिस सार्थकता के दृष्टिकोण से इसको बनाया गया है तभी उसको पाया जा सकता है। ठीक है ना। क्षेत्रीय चुनौतियों का सामूहिक रूप से समाधान करके आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देकर जो सार्क जो है वो दक्षिण एशिया की उन्नति के लिए, वो समृद्धि के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देने में सक्षम भी है और कार्यरत भी है और अग्रसर भी है। ठीक है दोस्तों, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका था। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न क्या है, जो 31वां का 8वां प्रश्न, दो ध्रुवीय विश्व का क्या अर्थ है, इसके विघटन के 4 कारणों का उल्लेख कीजिए। दो ध्रुवीय विश्व, देखिए दो ध्रुवी की बात होती है डिस्टेंस, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने कई सारे लेक्चर में भी इसको बताया हुआ है आप लोगों को पहले भी, आज फिर से मैं आपको व्याख्यान दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मॉडल पेपर का फुल सॉल्यूशन के साथ डिस्कशन हो रहा है आप लोग के साथ, तो मैं निश्चित तौर पर इसका एक्सप्लेनेशन फिर से दूंगा आपको। देखिए द्विध्रुव की बात हो गई तो वैश्विक राजनीतिक अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो दो प्रमुख शक्तियों या गुटों का वर्चस्व जो अक्सर एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा या संघर्ष में रहते हैं। इस शब्द का प्रयोग आमतौर पर देखा जाए तो शीत युद्ध शब्द की उत्पत्ति हुई। ठीक है ना। किसी के ऊपर हमला ना करके और सब कुछ करना, मतलब युद्ध न करके केवल वाक युद्ध करना, बोलना, हड़काना, डरवाना, मगर मार प्रत्यक्ष रूप से ना करना। देखिए युद्ध के दौरान जो है संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, ठीक है, और सोवियत संघ, जिसे हम लोग रूस की बात करते हैं, के बीच सत्ता संघर्ष का वर्णन करने के लिए किया जाता है। देखिए द्विध्रुव दुनिया में अगर देखा जाए तो ये दो प्रमुख शक्तियां जो है अंतरराष्ट्रीय मामलों पर महत्वपूर्ण प्रभाव क्या करती हैं, डालती हैं, और दुनिया की भू राजनीतिक और आर्थिक गतिशीलता को आकार देती हैं। द्विध्रुव दुनिया का विघटन कई कारणों से हो सकता है। ठीक है ना। द्विध्रुवीय दुनिया का जो अंत विघटन है वो कई कारणों से हो सकता है। देखिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण कारण जो है जो यहाँ पर आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। शक्ति गतिशीलता में बदलाव, देखिए समय के साथ दो प्रमुख शक्तियों की सापेक्ष शक्ति और प्रभाव बदल सकता है, जिससे अधिक बहुध्रुवीय या एक ध्रुवीय दुनिया बन सकती है। यह बदलाव आर्थिक ताकत, सैन्य क्षमताओं और तकनीकी प्रगति में बदलाव से प्रेरित हो सकता है। देखिए गठबंधनों का क्षरण, ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। द्विध्रुवीय दुनिया को बनाए रखने वाले गठबंधन जो है और साझेदारियां कमजोर हो सकती हैं या विघटित भी हो सकती हैं, जिससे वैश्विक व्यवस्था और अधिक खंडित हो सकती है। ठीक है ना। ये एक जो सहयोगियों के बीच हितों का टकराव भी हो सकता है, ये चीजें भी हैं इसमें। नए अभिनेताओं का उदय, देखिए नए वैश्विक खिलाड़ियों का जो उद्भव होता है, उभरती हुई शक्तियां जो हैं, क्षेत्रीय गुट हो गए, प्रभुत्व को चुनौती दे सकती हैं। ये नए कलाकार अपने प्रभाव का दावा करने और वैश्विक व्यवस्था को नया आकार देने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे द्विध्रुवीय दुनिया के विघटन में योगदान दिया जा सकता है। ठीक है ना। दृष्टिकोण बदलते हैं, जैसे कहा था कि कोई पाकिस्तानी अगर है तो वो भी विराट कोहली के प्रशंसक के रूप में होते हैं, तो इस तरीके से दृष्टिकोण एक उत्पन्न होता है। ठीक है ना। वो अपनी एक अलग छवि बना रहे हैं। ठीक है ना। तो ये दृष्टिकोण जो है कि द्विध्रुवीयता की बात हो रही है तो वो एक हटकर परिप्रेक्ष्य में बात होता है उससे। वैश्वीकरण और
परस्पर निर्भरता, वैश्वीकरण और परस्पर निर्भरता भी जो है ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है जिसके द्वारा हम लोग इससे जो है निपटारा पाया जा सकता है, ठीक है ना। विदुरता का मतलब यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण तथ्यों के रूप में जो था बात, विघटन के 4 कारण जो थे, तो यहाँ पर चौथा कारण क्या हो जाएगा, वैश्वीकरण और परस्पर निर्भरता की बात जब होती है तो वहां पर विद्युतता की बात नहीं होगी, ठीक है ना, कि भैया यही लोग हैं, खाली ये हैं, ऐसे हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए, थोड़ा सा पहले देखा जाए। 32वां देखिए प्रश्न क्या है, निम्नलिखित देशों के साथ भारत के वैदेशिक संबंधों की व्याख्या कीजिए, ठीक है ना। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न डिस्कशन। भारत वैदेशिक संबंधों का व्याख्या, देखिए भारत के संबंध जो है पाकिस्तान के साथ और भारत चीन के साथ बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन दोनों में से तो एक का आना एकदम कंफर्म मान कर चलिए, ठीक है ना। आप इससे एकदम भी झुठला नहीं सकते। भारत पाकिस्तान या भारत चीन का जो संबंध है ये जो है आपका हर बार का हाईलाइटेड प्रश्न है, ठीक है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। यहाँ पर जो है यहाँ पर जो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर क्या है, जो पाकिस्तान के साथ अगर देखा जाए तो भारत के विदेशी संबंध जो हैं वो इस पर पूरी बातें होंगी। पाकिस्तान के साथ भारत के विदेशी संबंध जो है ऐतिहासिक रूप से जटिल और तनावपूर्ण रहे हैं और 1947 में ब्रिटिश भारत के विभाजन के बाद से दोनों देशों के बीच कई संघर्ष भी हुए हैं। मुख्य रूप से जो है कश्मीर के विवाद क्षेत्र को लेकर और रिश्ते में तनाव की अवधि जो है कभी कभार बातचीत और सुलह के प्रयास होते रहे हैं दोनों देशों के बीच, और दोनों देशों के पास जो है परमाणु क्षमताएं भी हैं जिससे उनके रिश्ते और भी जटिल हो गए, ठीक है डिस्टेंस। और हालांकि बहुत से मामले में जो है भारतवर्ष जो है जैसे कहा गया कि भैया भारत है जो बाप बाप ही होता है और बेटा बेटा ही होता है, ये चीजें भी हैं। चीन के साथ देखिए हालांकि जो 2 बार 3 बार जो दृष्टिकोण पर ये युद्ध भी देखने को मिले जिसमें कि बड़े पैमाने पर जो है भारत चाहता तो कब का पाकिस्तान को जीतने के बावजूद भी, लेने के बाद भी उसे छोड़ दिया गया, वापस किया गया, तो ये भारतीय विशेषता है। भारत के अगल बगल जितने भी जो 2 3 4 5 तो चंगू मंगू देश है छोटे छोटे, उनको तो भारत चाहे तो एक दिन में सुबह से शाम भी नहीं लगेगा उसको अपने कब्जे में ले लेगा। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि वही है, ठीक है, चल रहे हैं भाई, सबको चलने दीजिए, जो अपना कर रहे हैं बेहतर तरीके से सबको करने दीजिए। देखिए चीन के साथ अगर देखा जाए तो भारत के विदेशी संबंध भी बहुआयामी रहे हैं, दोनों यानी बहुआयामी दृष्टिकोण यहाँ पर भी रहा है। दोनों देश जो है एक सीमा साझा करते हैं, जैसे भारत पाकिस्तान का देखा जाए तो जो है सीमा वहां पर, तो वो मतलब सीमा बनाई गई है वहां पर, और भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और चीन के बीच में देखा जाए तो वो प्राकृतिक बना हुआ है सीमा, ठीक है ना। वो पूरा एग्जैक्ट लाइन ही नहीं वाली बात होती है वहां पर, जैसे वहां रेड क्लिप रेखा खींची गई है तो खींची गई है, यहाँ मैकमोहन बनाया गया तो वो आगे पीछे होता रहता है, क्योंकि यहाँ पर जो प्राकृतिक सीमा है, कभी नदियों का पानी इधर आगे बढ़ गया पीछे हो गया, ये है वो है, चट्टान कुछ घसक इधर आ गए उधर आ गए, तो फिक्स नहीं है। और क्षेत्रीय विवादों में उलझे हुए हैं, विशेष रूप से देखिए अक्साई जो क्षेत्र चीन है और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र पर जो है चीन और भारत का विवाद होता रहता है, और 1962 के भारत चीन युद्ध में दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है। हालांकि देखा जाए तो हाल के वर्षों में दोनों देशों के आर्थिक सहयोग और व्यापार पर ध्यान केंद्रित करते हुए अगर देखा जाए तो संबंध बेहतर बनाने का भी प्रयास किया गया है। इसके बावजूद भी देखिए सीमा विवाद हो गया और क्षेत्रीय प्रभाव प्रतिस्पर्धा की भावना रहती है, संबंधों को आकार दे रही है। संक्षेप में अगर कहा जाए तो भारत और पाकिस्तान और चीन के साथ जो है भारत के संबंधों की विशेषता ऐतिहासिक संघर्ष है डिस्टेंस के पीछे, और क्षेत्रीय विवाद भी है, और राजनयिक और आर्थिक संबंधों में सुधार के लिए चल भी रहे प्रयास है इसके लिए, और भू राजनीतिक गतिशीलता, ऐतिहासिक शिकायतें और सुरक्षा चिंताओं के साथ मिलकर इन देशों के साथ भारत के विदेशी संबंधों की प्रकृति को प्रभावित करती रहती है, ठीक है। इसका परिणाम भी देखने को मिलता रहता है, ठीक है दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न था। चलिए गुट निरपेक्षता अथवा में देखिए जो प्रश्न दिया गया है, गुट निरपेक्षता की नीति का क्या अर्थ है, वर्तमान परिस्थितियों में भी यह भारत के लिए प्रासंगिक है, इसके पक्ष में अपना मत स्पष्ट कीजिए। देखिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, गुट निरपेक्षता की नीति का क्या अर्थ है।
गुट निरपेक्षता की नीति के बारे में अगर देखा जाए तो कुछ देशों द्वारा अपनाई गई एक विदेश नीति दृष्टिकोण को संदर्भित करती है। विशेष रूप से शीत युद्ध के युग में अगर देखा जाए तो जिन्होंने खुद को संयुक्त राज्य अमेरिका या सोवियत संघ जैसे किसी भी प्रमुख शक्ति ब्लॉक के साथ गठबंधन नहीं करने का विकल्प चुना। देखिए, जब विश्व जो था दो गुटों में बटा हुआ था, एक तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका था, दूसरी तरफ क्या था, रूस की बात हो रही है या सोवियत संघ की बात हो रही थी, ठीक है ना। तो उससे गुट निरपेक्ष यानी किसी एक गुट में न रहकर अपने आप को उससे अलग रखना, निरपेक्ष रखना, तो इसे ही कहा जाता है गुट निरपेक्षता, ठीक है ना। गठबंधन नहीं करने का विकल्प चुना, इसके बजाय गुट निरपेक्ष देशों ने अपनी स्वतंत्रता और स्वायत्तता बनाए रखने और महाशक्तियों के संघर्षों और गठबंधनों में शामिल हुए बिना अपने राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने की मांग की। भारत के लिए गुट निरपेक्षता की नीति जो था 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से उसकी विदेश नीति का एक प्रमुख केंद्रीय सिद्धांत रहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू देखिए, भारत से उन्होंने पहली बार गुट निरपेक्षता पर अपने जो बढ़ चढ़ कर भाग लिया और नेताओं ने इसका समर्थन किया। जब जैसे नेताओं ने इसका समर्थन किया जिसका मानना था कि भारत को अपनी संप्रभुता बनाए रखनी चाहिए और सत्ता संघर्ष में नहीं उलझना चाहिए। शीत युद्ध का इस दृष्टिकोण से ने भारत को अन्य देशों के एजेंडे पर निर्भर हुए बिना अपना आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक विकास करने की अनुमति भी दी। वर्तमान परिस्थितियों में अगर देखा जाए तो गुट निरपेक्षता की नीति कई कारणों से भारत के लिए प्रासंगिक बनी हुई है। सबसे पहले देखा जाए तो तेजी से बढ़ती हुई बहुध्रुवी जो दुनिया है, दुनिया में देखा जाए तो जहां नए शक्ति केंद्र उभरे हैं, तो गुट निरपेक्षता भारत को कई देशों के साथ जुड़ने और किसी एक शक्ति के हितों से बाधित होने से बचने की अनुमति भी देता है, ठीक है। यह लचीलापन जो है भारत के आर्थिक और रणनीतिक हितों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। दूसरे तरफ दृष्टिकोण में अगर देखा जाए तो दूसरे परिप्रेक्ष्य में तो गुट निरपेक्षता जो है भारत को वैश्विक मामलों में रचनात्मक भूमिका निभाने में भी सक्षम बनाती है। जब आप गुट निरपेक्ष रहेंगे, किसी एक पक्ष के दबाव में नहीं रहेंगे, मतलब दबाव में न रहना, जिससे कहा गया रूस के या तो संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, किसी के दबाव में आप रहेंगे तो आपको उसी का बोलना पड़ेगा। जब आप स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में रहेंगे, आप निरपेक्ष रहकर जब बात करेंगे तो आप अपनी विचारधाराएं सही तरीके से रख पाएंगे, ठीक है। यानी उन दोनों के लिए मीडिएटर का कार्य आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो गुट निरपेक्षता जो हो गया, अंतर्राष्ट्रीय कानून हो गया, मानवाधिकार की बात हो गई, लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। किसी विशेष शक्ति गुट से बंधे बिना भारत किसी विशिष्ट गठबंधन के हितों की पूर्ति के रूप में देखे बिना वैश्विक मंच पर इन सिद्धांतों की अधिक प्रभावी ढंग से वकालत कर सकता है, ठीक है। इन कंपेरिजन टू किसी एक की तरफ रहकर, तो रहने पर बहुत ही दिक्कत हो जाती है और वो आप अपना स्वतंत्र होकर अपने विचार को भी नहीं रख पाते हैं। लेकिन इसका स्तर क्या हुआ, गुट निरपेक्षता की नीति जो था वर्तमान परिस्थितियों में भी भारत के लिए जो था वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रासंगिक बनी हुई है, क्योंकि यह देश अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने, अपने राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने और रचनात्मक कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की जटिलताओं से भी निपट सकता है। भारत भाई देखिए, अभी आप देखेंगे जो सऊदी और उधर ईरान वाला लफड़ा था, इधर अगर आप देखेंगे जो रूस और यूक्रेन वाला था, तो कई मामलों में जो है भारत को हस्तक्षेप करने के लिए वहां के जो नायक थे, अधिनायक थे, उन्होंने भारत से वार्तालाप करने की बात की। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, बहुत ही सराहनीय, मतलब हमारे देश की विशेषता है भारतवर्ष की। वैश्विक शांति और स्थिरता के उदान में जो है प्राथमिकता देने के लिए जो है ये एक महत्वपूर्ण कार्य हो जाएगा। डीजे सर का कहना है पढ़ने के साथ ही साथ इसे अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहना है। खुद भी लाभ उठाइए और दूसरों को भी इससे लाभान्वित कीजिए और 950-690-285 नाम के नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके जो एडिशन इन सभी चीजों का प्राप्त भी आप कर सकते हैं। और याद रखिएगा, यदि ज्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। इसे कर दीजिए अपने क्लासमेट पर शेयर, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन है आप सभी लोगों के नियर, ठीक है स्टूडेंट्स। यदि ज्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से पूर्वक धन्यवाद। अंत में आप सभी लोगों से एक विनम्र निवेदन कि आप इस जो लेक्चर को है अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे हैं वो इस चैनल का लाभ उठा सकें और बोर्ड एग्जामिनेशन में अपनी एक अलग पहचान बना सकें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से पूर्वक धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।